एक स्केलेटन नाइट होता है जिसका नाम आर्क है। देखने में तो वो एकदम ओवरपावर्ड वॉरियर लगता है, लेकिन असली में सिर्फ उसकी एक ही सिंपल सी इच्छा है, एक नॉर्मल इंसान की तरह शांति से जिंदगी जीना। लेकिन कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती है, कहानी शुरू होती है अर्थ से, जहाँ आर्क असल में एक नॉर्मल गेमर और रेसलिंग का दीवाना हुआ होता है। उसकी रियल लाइफ इतनी बोरिंग थी कि राइटर ने सोचा इसको दिखाकर व्यूअर्स को बोर क्यों करना। फिर एक दिन पता नहीं क्या होता है, उसकी आंख खुलती है एक पुराने जमाने के फैंटेसी वर्ल्ड में। वो अब एक स्केलेटन बन चुका था, बिल्कुल उस कैरेक्टर की तरह जिसे उसने पहले गेम में बनाया था। सबसे पहले आर्क अपनी स्किल को चेक करता है। स्वॉर्डमैनशिप से लेकर टेलीपोर्टेशन सब कुछ मिक्स्ड आउट होता है। फिर वो एक नदी के पास जाकर अपना चेहरा देखता है और उसे बहुत ही तेज का झटका लगता है। स्केलेटन चेहरा, ग्लोइंग ब्लू आईज, और समझ में नहीं आता है कि हंसू या फिर रोया जाए। थोड़ा टाइम लेता है सब कुछ डाइजेस्ट करने के लिए और फिर चलता है एक नजदीकी टाउन की तरफ। और वहां जाकर उसे एक अजीब सी बात का एहसास होता है, स्केलेटन होने के बावजूद उसे भूख भी लगती है। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए वो मर्सिनरी गिल्ड में जाता है, अपना लाइसेंस बनवाता है और काम ढूंढने लगता है ताकि खाने का जुगाड़ हो सके। आर्क अब एक सिंपल मर्सिनरी की तरह मिशन कंप्लीट करने लगता है। एक दिन जब वो जंगल से 2 जंगली सुअर और ओर का शिकार करके वापस आ रहा होता है, तभी उसकी नजर पड़ती है एक कैरवेन पर जिसमें कि बैंडिट्स हमला कर रहे होते हैं। कैरवेन में एक छोटी सी नोबल लड़की होती है जिसके सभी बॉडीगार्ड्स ऑलरेडी मर चुके होते हैं। बैंडिट्स अब उस लड़की पर हमला करने वाले होते हैं, पर तभी आर्क एकदम साइलेंट टेलीपोर्टेशन से उनके लीडर के पीछे पहुंच जाता है और सिर्फ एक ही शॉर्ट स्विंग में लीडर के साथ 2 और बैंडिट्स के भी घास काट देता है। बचे हुए चोर डर के मारे भाग जाते हैं, लेकिन आर्क उन पर वाइब्रेंट स्लैश मारकर लॉन्ग रेंज अटैक करता है और उन्हें जेल के रास्ते से सीधा भगवान के पास भेज देता है। इतनी ताकत होने के बावजूद आर्क नहीं चाहता कि लोग उसकी असली शक्ल या फिर पावर के बारे में जाने, क्योंकि अगर लोग डरने लगे तो उसकी सिंपल लाइफ और सपना खत्म हो जाएगा। इसलिए वो लो प्रोफाइल में रहने का डिसीजन लेता है। उसके बाद उसका पहला ऑफिशियल क्वेस्ट मिलता है, एक लड़की को जंगल में लेकर जाना और मेडिसिन हर्ब इकट्ठा करना। लड़की पहले थोड़ी शौक होती है इतने पावरफुल वॉरियर को अपना बॉडीगार्ड देखकर, जैसे कोई फरारी में सब्जी लेकर जा रहा हो, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो नॉर्मल फील करती है और आर्क को जंगल के अंदर लेकर जाकर उससे प्लांट के बारे में और सिंपल लैंग्वेज में समझाती है। जब वो दोनों थोड़ा और अंदर जाते हैं तब आर्क की नजर पड़ती है एक इंजर्ड 9 टेल फॉक्स के बेबी पर। पहले वो बेबी थोड़ा गुस्सा करता है, लेकिन आर्क उसे जेंटली उठाता है, अपना हीलिंग मैजिक यूज करता है और उसकी चोट को ठीक कर देता है। इतना प्यार देखकर वो छोटी सी फॉक्स पिघल जाती है और आर्क के साथ चिपक जाती है। आर्क उसका नाम रखता है पोंटा। अब आर्क, लड़की और पोंटा तीनों मिलकर जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचते हैं, जहाँ एक सुंदर सा व्हाइट चेरी का ब्लॉसम ट्री फुल ब्लूम में होता है। उस ट्री को देखकर लड़की बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है और नीचे क्लिफ से उतरकर उसकी तरफ भागती है। पर जैसे ही वो ट्री के पास पहुंचती, आर्क और पोंटा की नजर पड़ती है एक ह्यूज मॉन्स्टर पर, एक 6 पैर वाला जायंट बीस्ट जिसका नाम है इला। वो गॉडजिला का जैसे छोटा भाई लगता हो, पर उसकी साइज और लुक देखकर कोई भी कांप जाए। मॉन्स्टर उस लड़की पर सीधा अटैक करता है, लेकिन आर्क तुरंत डायमेंशनल वॉक का यूज करके उस लड़की को बचा लेता है। मॉन्स्टर फिर पॉइजन ब्रेथ छोड़ता है, लेकिन आर्क फिर टेलीपोर्ट करके उसके अटैक को ऑब्जर्व कर लेता है। वो समझ जाता है कि मॉन्स्टर को दूर से नहीं बल्कि क्लोज कॉम्बैट में हराना पड़ेगा। आर्क उसके क्लॉक का अटैक रोक लेता है, लेकिन मॉन्स्टर अपनी एक्स्ट्रा लॉन्ग जीप का यूज करता है। तभी आर्क के मन में एक बहुत ही फनी थॉट आता है, इस मॉन्स्टर की गर्लफ्रेंड तो बहुत ही खुश रहती होगी। आर्क लगातार मॉन्स्टर के सभी अटैक को डॉज करता रहता है और इससे गॉडजिला को और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। गुस्से से लाल होकर वो अपना अल्टीमेट अटैक यूज करता है, प्यूरिफिकेशन वेव। इस अटैक का इफेक्ट ये होता है कि जितनी भी लिविंग चीजें इसके रेंज में होती है वो सब पत्थर बन जाती है। लेकिन आर्क ने पहले ही अपना होली शील्ड एक्टिवेट कर दिया था, जो हर तरह से स्टैचू इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। इस वजह से ना तो आर्क पर कुछ असर होता है और ना ही उस लड़की को जिसे वो बचा रहा होता है। अब गॉडजिला और भी पागल हो चुका होता है, वो अपने ज्यादा हाथों से अटैक करने लगता है। उसकी पावर और स्पीड दोनों बढ़ जाती है। हर अटैक आर्क को पीछे धकेल देता है। रात का समय और जंगल का अंधेरा इस फाइट को और भी डेंजरस बना देता है। तभी आर्क डिसाइड करता है कि अब इस बैटल को जल्दी खत्म करना पड़ेगा। वो अपना एक हाई लेवल स्किल एक्टिवेट करता है, जजमेंट। जमीन पर एक ग्लोइंग मैजिक सर्कल बन जाता है और उसके बीच से एक बड़ी सी लाइटनिंग शॉट समन होती है। वो तलवार सीधा गॉडजिला के ऊपर गिरती है और एक ही बार में उसका काम तमाम हो जाता है। लड़की उस फाइट को देखकर बहुत ही इम्प्रेस्ड हो जाती है और उसे लगता है कि आर्क अब एक हीरो बन जाएगा और हर तरफ उसका नाम होगा। लेकिन आर्क उसे क्लियरली कहता है कि वो लो प्रोफाइल रखना चाहता है, इसलिए ये बात किसी को नहीं बताना। गॉडजिला के मरने के कुछ सेकंड के बाद आर्क उसके पैर पर एक रेड और ब्लैक रिंग देखता है, जो मरने के बाद तुरंत टूट जाती है। ये देखकर उसे थोड़ा शक होता है, लेकिन अभी कुछ समझ नहीं आता। वापस जाते वक्त आर्क को एक और बड़ा सा जंगली सुअर मिलता है। वो सोचता है कि विलेज वालों के लिए एक फीस्ट बन जाएगी अगर सुअर का शिकार करता है और उसका लेदर स्किन लड़की को गिफ्ट करता है और बाकी सब मीट पूरे गांव के लोगों के लिए छोड़ देता है। यही छोटी सी बात उसे विलेज का हीरो बना देती है। जब वो विलेज छोड़ने वाला होता है तब उस लड़की की छोटी बहन उसके पैर पर एक फूलों का टायरा पहना देती है, अपनी तरफ से एक छोटा सा रिवॉर्ड। रात को जब आर्क इनके रूम में बैठा होता है तब वो फूलों का टायरा देखता है तो उसके चेहरे पर एक हल्का सा स्माइल आ जाता है। उसे लगता है कि सिर्फ अपने राज छुपाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट लोगों की मदद करना है और वो डिसाइड करता है कि कल से वो और भी ज्यादा मेहनत करेगा ताकि जितनी जरूरत हो सके उसकी मदद कर सके। अपने इस पहले क्वेस्ट के बाद आर्क एक नई मिशन को एक्सेप्ट करता है, बैंडिट्स को ढूंढना और उनका सफाया करना। वो छुपा छुपा उन चोरों के हाइड आउट तक पहुंच जाता है, जहाँ उसे कुछ लोगों को बचाते बचाते उनका ट्रेजर स्टेश में मिल जाता है। उस हाइड आउट के अंदर उसे 2 खाली पिंजरे मिलते हैं जिसके सामने खाली फुटबॉल्स होते हैं।
ये देखकर आर्क को थोड़ा कंफ्यूजन होती है, पर वो सोचता है कि जो चीज मेरी नहीं है उसमें टांग क्यों अड़ाना। लेकिन जैसे ही वो केव से बाहर निकलता है, एक हुडेड लड़की उस पर सरप्राइज अटैक कर देती है। आर्क पहले तो सोचता है कि शायद ये कोई बैंडिट होगी, लेकिन उसकी शॉर्ट स्किल और स्पीड को देखकर हैरान रह जाता है। वो लड़की ऑलमोस्ट उसके बराबर लड़ रही होती है। लड़ाई के बीच में आर्क उसकी पॉइंटेड ईयर्स को नोटिस करता है और तुरंत उसे याद आता है, ये तो वही एल्फ लड़की है जिसे वो कुछ दिन पहले मार्केट में मिला था। उस लड़की का नाम होता है अरियान और वो एक एल्फ वॉरियर होती है। उसका मिशन होता है अपने लोगों को बचाना और जो एल्फ बचे इंसानों ने किडनैप किए उनको वापस लाना। अरियान गलत फहमी में है और आर्क को भी उस बैंडिट का मेंबर समझ लेती है। वो उस पर चिल्लाती है और उसे गद्दार कहती है और आर्क जितना भी समझाने की कोशिश करता है वो सुनने को तैयार नहीं होती। लेकिन जैसी उसकी नजर पोंटा पर पड़ती है उसका बिहेवियर सडनली चेंज हो जाता है। वो आर्क से पूछती कि एक बैंडिट के साथ एक स्पिरिट क्रिएचर क्यों है। आर्क सोचता है कि शायद से लड़की को क्यूट पपीज पसंद है, लेकिन अरियान उसे बताते है कि पोंटा एक नॉर्मल फॉक्स नहीं है बल्कि एक स्पिरिट एनिमल है और ऐसे जीव कभी भी बुरे इंसानों के पास नहीं जाते। ये सुनकर अरियान थोड़ा शांत हो जाती है। जब अरियान ने पोंटा को आर्क के साथ देखा तो उसे समझ में आया कि ये आदमी बुरा नहीं हो सकता क्योंकि स्पिरिट क्रिएचर सिर्फ अच्छे लोगों के साथ ही रहते हैं। ये समझने के बाद अरियान थोड़ा शर्मिंदा हो जाती है और आर्क से माफी मांगती है। फिर वो उसे बताती है कि कैसे कुछ बैंडिट्स ने एल्फ लोगों को किडनैप कर लिया है और उन्हें स्लेव के रूप में बेचने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये सुनकर आर्क को याद आता है कि उस केव के अंदर पिंजरे थे, वो किस काम के लिए थे। अब उसे पूरी तस्वीर समझ में आ जाती है। अरियान कहती है कि वो केव को चेक करना चाहती है, लेकिन आर्क उसे कहता है कि अब वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो सब लोग वहाँ से निकल चुके हैं। आर्क उसे मदद देने का ऑफर करता है, लेकिन अरियान उसकी बात काट देती है और कहती है ये हमारा पर्सनल मैटर है, तुम बीच में मत पड़ो, और बिना नाम बताए वहाँ से चली जाती है। लेकिन आर्क तो एक गेमर था, उसकी दिमाग में ये सीन किसी साइड क्विस्ट जैसा लगता है जहाँ एक खूबसूरत वॉरियर गर्ल को बचाने के बाद उसे अपनी पार्टी में शामिल करेगा, इसलिए वो गिव अप नहीं करता। अगले दिन आर्क अपना टेलीपोर्टेशन स्किल डायमेंशन वॉक यूज करता है और सीधा डेंस फॉरेस्ट पहुंचता है जहाँ पर एल्फ्स रहते हैं। जंगल इतना घना था कि लाइट भी बहुत ही मुश्किल से अंदर पहुंचती थी। तभी उसके कानों में कुछ मानव आवाजें पड़ती और वो चुपके से देखता है कुछ बैंडिट्स छोटे एल्फ बच्चों को उठाकर लेकर जा रहे होते हैं। उसका लीडर होता है एक स्पॉइल्ड और आर्गुमेंट लड़का जिसका नाम होता है लैन। उन्होंने 4 एल्फ को पकड़ कर रखे होते। जब उनमें से एक छोटी एल्फ ने गुस्से में लैन की तरफ देखा तो लैन ने उसे मारना शुरू कर दिया। पहले उसे थोड़ा टॉर्चर किया, फिर छुरा घोंप दिया। आर्क गुस्से से अब लिमिट पार कर चुका था। उसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि कोई एल्फ बच्चों के साथ ऐसे बेइंसाफ करे। लेकिन उसके अटैक करने से पहले एक और चमत्कार हो जाता है। अरियान वहाँ पर अचानक आती है और एक ही बार में 2 बैंडिट्स को खत्म कर देती है। बैंडिट्स एक दूसरे से कहते हैं ये तो डार्क एल्फ है और अगर इसे पकड़ लिया तो महंगा बिक सकता है। ये लैन तुरंत कमांड देता है जिंदा पकड़ो इसे। बैंडिट उसकी तरफ दौड़ते हैं क्रीपी स्माइल के साथ, लेकिन अरियान भी किसी से कम नहीं होती। वो अपनी सोर्ड से उन्हें चींटी जैसे उड़ाने लगती है। वो एक के बाद एक बैंडिट्स को काटती है, लेकिन तभी लैन चिल्लाता है रुक जा वरना बच्चों को मार दूंगा। ये सुनकर अरियान के हाथ रुक जाते। उसके चेहरे पर गुस्सा तो होता है, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। बैंडिट्स उसके पास आता है और उसे छेड़ना शुरू कर देता है। लगता था कि अब उसकी हार पक्की है। तभी एक हीरोइक एंट्री होती है। आर्क सीधा पीछे से टेलीपोर्ट होकर सीधा लैन के पास आ जाता है और WWE वाला मूव यूज करके उसे पकड़ता है और जोर से पेड़ के अगेंस्ट पटक देता है। अब अरियान को हेल्प चाहिए होती है। उसका गुस्सा डबल हो चुका होता है और वो बचे कुछ एक बैंडिट्स को खत्म कर देती है बिना किसी दया के। बच्चों को फ्री करने के लिए जाती है, लेकिन केज का लोग काफी स्ट्रॉन्ग होता है। आर्क उसके पास जाता है और कहता है ये तुम्हारा पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ये उन बच्चों की जिंदगी का सवाल है। फिर अपने हाथों से लोग को तोड़ देता है बिना किसी जादू के। छोटे एल्फ्स आर्क से डर जाते हैं और वो सीधा अरियान के पास भाग जाते हैं। वो उन्हें संभालती है। तभी उसे पता चलता है कि बच्चों के गले में मैन ईथर कॉलर लगे हुए हैं। ये कॉलर एक तरह का मैजिक टूल होते हैं जिसका काम होता है स्पिरिट मैजिक को ब्लॉक करना, इसलिए कोई भी नहीं बच पाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अरियान के पास अभी वो मैजिक नहीं जिससे वो कूलर को हटा सके। वो फ्रस्ट्रेटेड होती है, लेकिन कम से कम बच्चे अब सेफ होते हैं। आर्क एक एंटी कर्स स्पेल का यूज करता है और छोटी लड़की गले से कूलर को हटा देता है, साथ ही उसे हील भी कर देता है। ये सब देखकर अरियान बहुत ही हैरान हो जाती है क्योंकि वो समझ जाती है कि एक नॉर्मल लाइट के पास इतनी सारी अलग अलग स्किल होना पॉसिबल नहीं है। जब अरियान इन सब के बारे में सोच रही थी तब आर्क सभी बच्चों को आजाद कर चुका होता है। बच्चे भी अब उसके साथ काफी फ्रेंडली हो गए थे। उसके बाद वो एल्फ लड़की एक बर्ड को समन करती है जिसका नाम होता है विस्परिंग फ्यूल। ये बर्ड एक मैसेंजर पिजन और वॉइस रिकॉर्डर दोनों का काम करता है। वो उसके थ्रू एक मैसेज भेजती है विलेज में जिसमें लिखा होता है कि बच्चे सेफ है और कोई उन्हें वापस लेकर जाने के लिए आए। थोड़ी ही देर के बाद एल्वन गार्ड्स वहाँ पर पहुंच जाते और उन बच्चों को ले जाते हैं और आर्क उनसे कहता है कि अगर कभी भी हेल्प की जरूरत होगी तो उनकी मदद जरूर करेगा। अरियान उसे थोड़ा अजीब इंसान बोलती है, लेकिन अच्छे तरीके से। वो कहती है कि आर्क पहला इंसान है जो एल्फ से बिना भेदभाव किए बात कर रहा है और सबसे बड़ी बात उसके पास इतनी सारी मैजिक एबिलिटीज जैसे टेलीपोर्टेशन और लेजेंडरी स्पेल है। उसके बाद वो दोनों प्रॉपर
बेसिकली एक दूसरे का नाम शेयर करते हैं। एल्फ लड़की आर्क का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसकी मदद की और बच्चों की जान बचाई। तभी एक और विस्परिंग फॉल बर्ड उसके पास आता है जिसमें एक नया मैसेज होता है। ये मैसेज एक और एल्फ का होता है जो अरियान को बताता है कि उसने कुछ और किडनैप्ड बच्चों का पता लगा लिया है। वो उससे कहता है कि वो सिटी आ जाए और रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करे। अरियान थोड़ी देर सोचती है और फिर वो आर्क से कहती है कि क्या वो उसे तुरंत एक मर्सिनरी के रूप में हायर कर सकती है। वो कहती है कि उसने कभी भी ह्यूमन पर ट्रस्ट नहीं किया, लेकिन आर्क पर वो विश्वास करना चाहती है। आर्क बिना सोचे समझे हाँ कह देता है। उसके बाद आर्क अपना टेलीपोर्टेशन स्पेल गेट का यूज करके दोनों को एक क्लिफ पर लेकर जाता है। अरियान सोचती है कि ये स्किल उसकी मिशन के लिए काफी यूजफुल होने वाली है। वहाँ से वो दोनों सिटी की तरफ निकल जाते हैं। सिटी पहुंचकर वो दोनों एक डार्क गली में वेट करते हैं। एक एल्फ के लिए जिसका नाम होता है डानका, वही एल्फ जिसका मैसेज आया था। डानका काफी सीरियस टाइप का बंदा होता है। उसकी आंखें ठंडी और आवाज बहुत ही लो होती है। नाम डानका सुनकर लगता है कि ये बंदा डार्क मीम्स बनाता होगा, लेकिन असल में ये तो बिल्कुल भी फनी नहीं है। डानका आर्क की तरफ देखता नहीं। जब अरियान उसका इंट्रोडक्शन करवाती है, आर्क को थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। फिर वो सब एक रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ पर बैठकर अपना प्लान डिस्कस होता है। वहाँ पर बात करते हुए आर्क को पता चलता है कि अरियान और डानका दोनों लास्ट नेम मैपल है, जो उनके सिटी का नाम भी है मैपल सिटी, जो ग्रेट कनाडा फॉरेस्ट के अंदर है। शायद आइस हॉकी भी उनका नेशनल स्पोर्ट हो। अरियान आर्क को खाने का ऑफर करती है, लेकिन आर्क मना कर देता है क्योंकि अगर उसने अपना हेलमेट उतारा तो सब उसे मोस्टर समझ बैठेंगे और अटैक कर देंगे। डांका आर्क से कुछ बोला भी नहीं था। वो बस अपना खाना टेस्ट करता रहता है जैसे कोई फूड क्रिटिक हो। लेकिन जब वो पोंटा को देखता है, वो छोटा सा एनिमल, तब जाकर वो ट्रस्ट करता है। फिर डांका बताता है कि उसने किडनैप्ड बच्चों का लोकेशन ट्रैक कर लिया है और प्लान ये है कि वो सब रात को अटैक करेंगे। तब तक आर्क कहता है कि वो कुछ काम निपटा कर वापस आता है। वो बैंडिट्स के साथ हुई फाइट जो चीजें मिली थी उन्हें बेचता है और रेस्क्यू मिशन से पहले वो सोचता है चलो कुछ अच्छा सा खा लेते हैं। आर्क अपना फेवरेट स्नैक्स खरीदता है और गंदी सी सड़क पर बैठकर खाना शुरू करता है, जो फिर भी उन कर्मों से ज्यादा साफ है जहाँ पर आप 99% टाइम बिताते हो। रात होने पर टीम उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर किडनैप्ड एल्फ्स को रखे गए होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि एक निंजा छुपके से उनका पीछा कर रहा है। बिल्डिंग के गेट्स के पास कुछ गार्ड खड़े होते हैं। अरियान आर्क से कहती है कि उन्हें सीधा पहले फ्लोर की विंडोज के पास टेलीपोर्ट कर दे। सब सोच रहे थे कि आर्क गेट का यूज करेगा, लेकिन डायमेंशन वॉल से उसे वहाँ पर ले जाता है। अरियान कहती है कि वो छुप कर विंडो से अंदर जाएंगे। वो खुद पहले जाने की कोशिश करती है, लेकिन कभी कभी बॉडी का थोड़ा ज्यादा थिकनेस होना भी दिक्कत बन जाता है। वो विंडो में अटक जाती है। थोड़ी मुश्किल के बाद वो किसी तरीके से अंदर घुस जाती है। आर्क और डंका भी डायमेंशनल वॉल के अंदर चले जाते हैं और अरियान अब काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही होती है। सब साइलेंटली नीचे की तरफ जाने लगते हैं। एक रूम का दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ पर कुछ और लोगों की लाशें मिलती है जो शायद थोड़ी देर पहले मारे गए थे। इसका मतलब बिल्डिंग में अभी कोई और भी है। टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो इसलिए टीम डिसाइड करती है कि अब सब अलग अलग होकर एल्फ्स को ढूंढेंगे। आर्क डायमेंशनल वॉक का यूज करता है और हर रूम के की होल से झाँक कर चेक करता है कि अंदर कोई है या फिर नहीं। फिर टेलीपोर्ट करके एंटर करता है। एक और रूम में जाकर उसे फिर डेड बॉडीज मिलती है। तभी अचानक कोई उन पर निंजा नाइफ से अटैक करता है और आर्क तुरंत उन्हें डिफ्लेक्ट कर देता है और एक और छोटी सी निंजा लड़की उस पर फास्ट मूव से अटैक करती है, लेकिन आर्क सारे अटैक को ब्लॉक कर लेता है। वो हैरान होता है, एक असली निंजा और ऊपर से उसके पास कैट ईयर्स और टेल भी थी। आर्क मन ही मन में किस्मत को ठैंग करता है। और निंजा लड़की भी हैरान होती है कि ये नेट्स निंजा के बारे में जानता है। तभी उसकी नजर पोंटा पर पड़ती और वो तुरंत माफी मांग लेती है, क्योंकि कोई भी जो एक स्पिरिट क्रिएचर जैसे कि पोंटा के द्वारा एक्सेप्ट किया गया वो एनिमी नहीं हो सकता। वो गैस करती है कि आर्क यहाँ पर किडनैप्ड एल्फ्स को ढूंढने के लिए आया होगा। फिर वो उसे बताती है कि बच्चे बेसमेंट में लॉक्ड है। साथ ही वो उसे कुछ पेपर्स भी देती है जिसमें काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। वो खुद किसी और काम के लिए आई थी, लेकिन उसे वो चीज नहीं मिली, इसलिए जाने से पहले उसने कुछ बैंडिट्स को मार दिया और क्वाइटली वहाँ से चली गई। जाने से पहले वो बताती है कि लॉर्ड के मेंशन में भी 2 एल्फ्स बंद है। फिर वो रूफटॉप्स के ऊपर डिस्पेयर हो जाती है। आर्क सोचता है कि इस दुनिया में पोंटा का साथ मिलना सबसे अच्छा काम था। शायद ये दोनों फ्रेंड्स ऑफ अदरवर्ल्डली बेनिफिट्स बन गए। उसके बाद आर्क पेपर खोलता है और जो उसमें लिखा होता है उसे पढ़कर वो शॉक हो जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसके जरिए एल्फ्स को खरीदा जा रहा था। वो पेपर्स अपनी टीम को दिखाता है और अरियान और डानका भी ये सब देखकर बहुत ही शॉक्ड होते हैं। फिर आर्क उन्हें बताता है कि ये सब किडनैपिंग गैंग एक्चुअली लॉर्ड डेटो रन कर रहा है, जो कि एक एरिया का रूलर है। और निंजा लड़की के बारे में कुछ भी नहीं बताता, बस ये कहता है कि उसने किसी से इंटरोगेशन करके ये सब इन्फो निकाला है। क्रेडिट खुद ले लेता है जैसे एक स्मार्ट गेमर नाइट। जब ग्रुप बेसमेंट में छुप कर जाने का प्लान बना रहा होता है तभी कुछ बैंडिट्स उन्हें देख लेते हैं। अब छुप के जाना तो गया तो सब डिसाइड करते हैं कि फाइट करके ही रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अरियान अपना स्पेशल मूव निकालती है, फायर ब्लेड। फिर एक ही अटैक में बैंडिट्स को ऐसे जलाकर राख कर देती है जैसे कोई सर्दी में अंगीठी जलकर राख हो। इसके बाद सब बेसमेंट की तरफ भागते हैं। बेसमेंट के अंदर छुपी स्केलेट एल्फ गर्ल बाहर के धमाकों को सुनकर बहुत ही कांप रही होती है। तभी आर्क और उसके एल्फ साथी अंदर आते हैं और आर्क बिना किसी की के जेल के आयरन गेट्स को ऐसे तोड़ता है जैसे कोई मिट्टी के बने हो। फिर वो सबको टेलीपोर्ट करके एक क्लिप पर लेकर जाता है, क्योंकि इस दुनिया में क्लिप्स लोगों से ज्यादा है। आर्क उनके गले में माना इतर कोलर्स लगा देता है। गर्ल्स इमोशनल हो जाती है और उसे थैंक यू बोलती है। डाइनका भी अब फाइनली आर्क पर भरोसा करने लगता है। वो कहता है कि बच्चे उसे दे दो, वो उन्हें वापस लेकर जाएगा। बाकी के 2 एल्फ भी आर्क और अरीना को रेस्क्यू करे। अब उनका अगला टारगेट है लॉर्ड का मेंशन। आर्क डायमेंशन मूव से खुद और अरियान को वहाँ टेलीपोर्ट कर देता है। अरियान कहती है कि उन्हें सबसे ऊपर वाले रूम में
जाना चाहिए क्योंकि लॉर्ड वहीं पर रहता होगा। लेकिन जैसे ही वो लैंड करते हैं कुछ गार्ड्स उन्हें देख लेते हैं और चिल्लाने लगते हैं, सरेंडर करो। आर्क डायरेक्टली उनका वार्निंग बेल तोड़ता है अपने वाइब्रेन स्लेज से। बेल के साथ धुआं और शोर भी क्रिएट होता है, पूरा स्टेल्थ प्लान बर्बाद। गार्ड्स पैनिक करते हैं और अटैक्स को ढूंढने लगते हैं, लेकिन आर्क इतना स्मार्ट होता है कि नाइट्स स्टैचू से छुप जाता है और ये गार्ड्स इतने ब्लाइंड होते हैं कि डोरा द एक्सप्लोरर भी इनसे ज्यादा स्मार्ट होती है। तभी एक सर्वेंट भागते हुए लॉर्ड डटो के पास आ जाता है, जो तभी एक नोटी मूवमेंट एंजॉय करने की प्लानिंग कर रहा होता है और बताता है कि मेंशन में 2 मॉन्स्टर्स घुस गए और ये बोलने के बाद तुरंत दरवाजा टूट जाता है और आर्क और अरियान एक ड्रामेटिक एंट्री मारते हैं। लैन उन्हें देखकर घबरा कर क्रॉल करके भागने लगता है। डटो उन्हें कन्फर्ट करता है, लेकिन अरियान उसे डायरेक्ट एक किक मार देती है, एक ऐसे पॉइंट पर जहाँ पर किसी भी आदमी को मारना अनइथिकल नहीं बल्कि क्रिमिनल होता है। आर्क मीनवाइल लैन को एक वॉल स्लैम देता है, इतना जोर से कि लैन बिना कुछ बोले ही बेहोश हो जाता है। फिर आर्क एक सीक्रेट रूम ढूंढ कर निकालता है वॉल तोड़कर। वो अरियान से कहता है कि इसको भी देख ले, लेकिन अरियान अब भी लॉर्ड के बट के साथ फुटबॉल प्रैक्टिस कर रही होती है। अरियान आर्क को बताते है कि ह्यूमंस और एल्व्स के बीच में एक पीस ट्रीटी है जिसे डटो ने तोड़ दिया था, इसलिए ये पनिशमेंट उसके लिए बिल्कुल सही है। फिर वो दोनों एल्व्स गर्ल को कहती है कि आओ बेटा अपना गुस्सा निकालो, और लगता है कि डटो का हाल भी वही हुआ है जो कि मेरे डॉग का हुआ था। तभी कुछ सोल्जर्स लॉर्ड को बचाने के लिए आते हैं। आर्क अरियान से कहता है कि इन्हें तू हैंडल कर, मैं अंदर जाकर चेक करता हूँ। अरियान अपनी फ्लेम सोर्ड निकालते सब सोल्जर्स को धुलाई देती है और एल्फ गर्ल को कहती है कि निकलो यहाँ से, सेफ रहो। फिर वो हिडन रूम में आती है और देखती है कि आर्क वहाँ पर गोल्ड ब्रिक्स इकट्ठा कर रहा है। वो कुछ बोलती उससे पहले ही आर्क कहता है रुको, मेरे पास इसके लिए प्लान है। एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करने के लिए पैसे लगते और अगर इंसान फिर से अपना किडनैपिंग शुरू करना चाहेंगे तो बिना पैसों के वो जल्दी से कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उस आदमी ने कहा। लैन ने उसकी बात मान ली और उसके प्लानिंग स्किल की तारीफ भी कर दी, लेकिन उसी वक्त धमाके होने लगे, पूरा मेंशन ही हिल गया। आर्क और अरियान बिना वक्त गवाए पैसा उठाने लगते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि बिल्डिंग तो अब टूट ही रही थी। न आर्क ने ये किया था और न ही अरियान ने। आर्क सोचता है कि जरूर वही मॉन्स्टर होगा, वो गर्ल निंजा। अरियान के साथ जो डील थी अब वो पूरी हो चुकी थी। वो आर्क को पैसा देती है, लेकिन कहती है ये तो कुछ भी नहीं है उस ट्रेजर के सामने जो कि तुमने चुराया है। पर आर्क तो हंस ले भाई, अगर पास में मिलियंस हो तब भी अगर कोई डॉलर दे दे तो वो मना नहीं करेगा। फिर अरियान उससे पूछती कि अगर तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है तो मेरे साथ एल्फ्स देश चलो, हमारे लोग अभी भी इंसानों के जुल्म से गुजर रहे, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आर्क का मन तो वैसे भी फैंटेसी जीने का था, लेकिन थोड़ा डाउट दिखाता है और पूछता है क्या एल्फ्स मुझे एक्सेप्ट करेंगे, मैं आउटसाइडर हूँ। अरियान कहती है कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि एल्डर तुम्हें परमिशन दे दे, लेकिन आर्क कहता है कि मैं अपने आर्मर को नहीं उतार सकता चाहे उन्हें वेरीफाई करना हो। अरियान हैरान होती है क्यों, क्या वजह है। आर्क थोड़ा ड्रामेटिक पॉज लेता है और कहता है हो सकता है कि तुम मुझे मॉन्स्टर समझो अगर मैंने हेलमेट उतारा। अरियान प्रोमिस करती है नहीं करूंगी, मैं वादा करती हूँ। तब आर्क अपने सच सामने दिखाता है, वो एक स्केलेटन है। अरियान बहुत ही शॉक्ड होती है, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ। पर आर्क उसे ये नहीं कह सकता था कि वो एक गेम कैरेक्टर है जो कि किसी और दुनिया से आ गया, तो बस कहता है कि मुझे याद नहीं, एक दिन मैं ऐसे ही बन गया। वो अपने गेम कैरेक्टर की बैक स्टोरी बताता है कि एक होली नाइट था जो कि एक कर्ज का शिकार हो गया और अब उसे उस कर्ज का इलाज ढूंढना है। अरियान अब भी थोड़ी कंफ्यूज होती है और कहती है तुम अनडेड नहीं हो, वरना तुम्हें हीलिंग या फिर लाइट मैजिक यूज करने की पावर नहीं होती और पोंटा भी तुम्हारे इतने करीब नहीं होती। वो कहती है कि मैं तुम्हें वैसे ही एक्सेप्ट करती हूँ जैसे कि तुम हो, एल्फ्स तुम्हारा राज रखेंगे, शायद एल्डर्स के पास कुछ क्लू हो तुम्हारी कर्ज के बारे में। आर्क उसका ऑफर मान लेता है, दोनों डिसाइड करते हैं कि अब साथ में मिलकर सफर करेंगे। वो उसे अपने शहर में लेकर जाने के लिए घने जंगलों से ले जाती है और बेचारा ओवर एक्साइटेड आर्क डायमेंशनल वॉक ट्राई करता है, लेकिन फिर से एक नदी के पास खाई में गिर जाता है। शाम का वक्त आता है, दोनों रेस्ट करते हैं। अरियान एक वॉइस मैसेज भेजती है अपने लोगों को, मैं एक गेस्ट के साथ वापस आ रही हूँ, लेकिन उसका पेट अभी भी बहुत ही भूखा है। तो आर्क शिकार पर निकल जाता है। वापस आता है तो देखते है कि वो सीरियस सी एल्फ लड़की पोंटा के साथ कुडूलिंग कर रही है। आर्क तो मौका छोड़ता नहीं, उसे छेड़ देता है। कुछ दिन के बाद वो लोग एल्फ्स के शहर में पहुंच जाते हैं। आर्क आंखों में सपने लिए उसके शहर के जाइंट आयरन गेट को देखता है। अरियान उस गेट को ओपन करने का सिग्नल देती है और आर्क उस हेवी गेट को फैंटेसी वर्ल्ड जैसे उठते हुए देखकर बहुत ही इम्प्रेस्ड हो जाता है। वो अंदर चली जाती है और कहती है तुम यहीं पर रुको, मैं एल्डर से परमिशन लेकर आती हूँ। आर्क शहर के आसपास लगा लंबा सा वुडन फेंस देखकर सोचता है एल्फ्स काफी लंबी जिंदगी जीते तो फेंस भी काफी पुराना होगा और शायद से एल्फ सिर्फ एज में ही स्लो नहीं होते। अरियान को परमिशन लेने में भी काफी देर लग रही है। तब तक आर्क पोंटा के साथ थोड़ा खेलता है, स्वॉर्ड प्रैक्टिस करता है और एक छोटी सी पावर नैप भी ले लेता है। आखिरकार अरियान वापस आती है और गुड न्यूज देती है, परमिशन मिल गया। वो उसे अंदर बुलाती है और जैसे ही आर्क अंदर जाता है उसे लगता है कि पूरा एल्फ टाउन एक फार्मिंग विलेज जैसा है, लेकिन उनके बड़े बड़े पोर्ट जैसे डिजाइनर हाउसेस देखकर लगता है कि किसी आर्टिस्ट ने डिजाइन किया हो। शहर के बीचों बीच में एक जाइंट ट्री है, वही एल्डर का घर और ऑफिस। अरियान उसे लेकर जाती है एल्डर डियान और उसकी वाइफ गलियान के पास। दोनों उसका स्वागत करते हैं और अरियान का ध्यान रखने के लिए थैंक्स भी बोलते हैं। यहीं पर आर्क को एक बड़ी सी सच्चाई का पता चलती है, अरियान एल्डर की बेटी है और उसने कभी बताया ही नहीं। गलियान हंसती है और कहती है ये सिर्फ 170 साल की जबकि मैं 240 की हूँ और अरियान को ये बात बहुत ही इरिटेट करती है। आर्क बहुत ही हैरान रह जाता है, ये लोग 240 साल के और दिखते हैं बिल्कुल 30 साल के। एल्डर डियान आर्क को हेल्प करने के लिए फिर से उसको थैंक यू बोलता है, लेकिन फिर अरियान की
तरफ मुड़कर सीरियस हो जाता है। तुमने एक नोबल के घर पर अटैक क्यों किया जब मिशन सिर्फ किडनैप्ड एल्फ्स को बचाना था? अरियान के पास कोई सॉलिड जवाब नहीं होता तो आर्क बीच में आता है और पूरी कहानी समझा देता है। डियान कहता है मैं कल एल्विन की एल्डर्स की कन्वेंशन में ये सब रिपोर्ट करूंगा और आर्क के दिए गए स्लेव कॉन्ट्रैक्ट्स भी सभी को दिखाएगा। बिजनेस वाली बातें खत्म होती है, गिलियंस खाना खाकर आती है और सब टेबल पर बैठ जाते हैं। आर्क थोड़ा नर्वस होता है, पहली बार किसी के साथ खा रहा हूँ इतने दिनों के बाद। अरियान उससे कहती है चिंता मत करो, जस्ट रिलैक्स। और डियान बोलते तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है, हम तीनों तुम्हारा राज रखेंगे। आर्क कन्विंस हो जाता है और फाइनली हेलमेट उतार देता है। पहली बार बिना किसी आर्मर के किसी के साथ बैठकर खाना खाता है। अगली सुबह आर्क एक सॉफ्ट बेड से उठता है और बिना आर्मर के और पोंटाओ से खाली सीन के अंदर कूल करके आराम से सो रहा होता है। वो बाहर जाता है तो एल्डर्स बताते हैं कि डियान और अरियान तो सुबह सुबह एल्वन एल्डर्स कन्वेंशन के लिए निकल गए। उनके घर के पीछे एक ट्रांसपोर्ट सर्कल है, बस एक बड़ा सा वेपन स्टंप जैसा स्ट्रक्चर जिसमें एक साइड पर मैजिक सर्कल लगा होता है। कई एल्फ विजार्ड्स मिलकर इंसानों को टेलीपोर्ट करते हैं। डियान और अरियान अब कैपिटल पहुंच गए होते हैं। वहाँ पर काफी हंसले बोसले चल रहा होता है और दोनों सीधे हेडक्वार्टर्स चले जाते हैं जहाँ पर सभी एल्फ्स एल्डर इकट्ठा हो चुके होते हैं। एल्डर्स की सभा में सबसे बड़े चीफ एल्डर डियान से पूछते हैं तुमने रिसेंट किडनैपिंग्स के बारे में क्या पता लगाया है? डियान उन्हें पूरी रिपोर्ट देता है हर डिटेल्स के साथ और जैसे सब एल्डर्स सच्चाई सुनते सबके चेहरे गुस्से और हैरानी से मिक्स हो जाते हैं। उनका मानना है कि ये तो सीधा युद्ध का कारण बन सकता है जैसे कि 600 साल पहले हुआ था, लेकिन वो युद्ध अब बस एक नई कहानी लगती है ह्यूमंस के लिए, जबकि एल्फ्स के लिए तो वो एक पिछली जनरेशन की बात थी। युद्ध के बाद एक पैक्ट हुआ था, हम एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाएंगे और अब ह्यूमंस ने भी पैक्ट को तोड़ दिया है, लेकिन कोई भी डिसीजन जल्दी लेने में कोई समझदारी नहीं होती है। एक एल्डर सजेस्ट करता है कि चलो रोडेन किंगडम को कंप्लेंट भेजे जिनके साथ पैक्ट था, लेकिन वॉरियर एल्डर गुस्से में बोलता है हमें किसी ह्यूमन को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि वो लोग उल्टा लीगल चलते और वही लोगों को सजा दिलवाते हैं जो किडनैप्ड बच्चों को बचा रहे होते हैं। चीफ एल्डर भी इस बात से एग्री करता है और ऑर्डर देता है रेस्क्यू मिशन जारी रखें, लेकिन और भी ज्यादा क्वेश्चंस के साथ और ह्यूमंस की हर एक्टिविटीज पर हम नजर रखेंगे। मीटिंग के बाद अरियान और डियान वापस लौट आते हैं। अरियान थोड़ा गिल्टी फील करती है, शायद से मेरी वजह से सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन डियान उससे कहता है कि तुमने अपने लोगों के लिए जो भी किया वो बिल्कुल सही था। फिर बात थोड़ी हल्का फुल्का हो जाता है और अरियान को पता चलता है उसकी बड़ी बहन एवलिन जो की कॉम्बैक्ट फ्रीक थी अब शादी कर रही है। क्या एल्विन और शादी? उसने तो इमेजिन भी नहीं किया होता कि एल्विन किसी आदमी के साथ। तभी एल्विन खुद वहाँ पर आ जाती है और जोर से अरियान को टैकल करती है, गले लग जाती है और पापा को तो इग्नोर ही कर देती है जब तक कि उसका कोडिंग टाइम खत्म नहीं हो जाता। एल्विन कहती है आई एम प्राउड ऑफ यू अरियान, इतने सारे एल्फ्स को बचाने के लिए। ये सुनकर अरियान खुश हो जाती है, लेकिन उसके मन में एक पुरानी छोटी सी दर्द भरी फीलिंग जाग उठती है। बहन तो एक जीनियस थी, मैं कभी भी उसकी बराबरी नहीं कर पाई, इसलिए वो तुरंत टॉपिक को चेंज करती है। तो शादी कब है तुम्हारी? एल्विन टीजिंग टोन में पूछती तुम किसी को पसंद करती हो क्या? अरियान तुरंत मना कर देती है, लेकिन आर्क का चेहरा दिमाग में आते ही हल्की सी ब्लश कर जाती है। एवलिन मुस्कुराकर बोलती है जो भी तुमसे शादी करना चाहेगा उसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। अरियान गुस्से में बोलती है सीधा सीधा बोल दो ना, तो मुझे कभी शादी नहीं करने दोगी। और एवलिन जोर से हंस पड़ती है। लगता है कि जिस आदमी ने अरियान का दिल लिया है उसके लिए जर्नी इजी नहीं होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ आर्क विलेज का टूर कर रहा होता है, लेकिन लोग उस पर थोड़ा शक करते हैं। सिर्फ वही लड़कियां जिन्हें उसने बचाया था, सिर्फ वही उसे अपना समझती है। तभी गलियान आती है, एक छोटी सी शॉट प्रैक्टिस करे। दोनों प्रैक्टिस शॉट लेकर सामने आते हैं और आर्क सोचता है कि एक हाउसवाइफ क्या मेरा सामना कर पाएगी, लेकिन गलियान्स मुस्कुराकर कहती है मैं ही तो अरियान के टीचर हूँ। गलियान्स एक डार्क एल्फ थे जिनको उनकी फिजिकल एबिलिटी के लिए जाना जाता था। उनका एक नेचर था अगर कोई उन्हें स्ट्रॉन्ग दिखे तो उसका टेस्ट लेना जरूरी समझती थी। इस बार वो अपनी बेटी के साथी को टेस्ट करना चाहती है, देखना चाहती है क्या ये लड़का उसकी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लायक है भी या नहीं। आर्क उनकी बात समझ जाता है और बिना किसी झिझक के स्पारिंग के लिए हाँ कर देता है और फिर शुरू होता है उनका फाइट। सबसे पहला मूव लेती है गलियान्स, आगे से इतनी फास्ट अटैक करती कि आर्क कुछ भी नहीं समझ पाता और फिर एकदम से उसके पीछे आ जाती है और उसके पैर मारकर उसे जमीन पर गिरा देती है। जमीन पर गिरते ही गलियान्स अपनी तलवार निकालकर उसके सामने रख देती है। तुम्हारे मूव्स बिल्कुल बिगिनर जैसे, चलो सीखो मुझसे, राउंड 2 के लिए खड़े हो जाओ। आर्क के चेहरे पर डर था, लेकिन उसके दिल में एक्साइटमेंट भी थी क्योंकि वो किसी एक्सपर्ट से असली कॉम्बैट सीखने का मौका मिल रहा था। फिर क्या था, उस घर की मासूम और केयरफुल हाउसवाइफ उसे 100 बार इतनी बुरी तरीके से हराती है कि आर्क को समझ में नहीं आता है कि वो लड़ रहा था या फिर ट्रेनिंग ले रहा था, पर वो फिर भी हर बार उड़ता है और दोबारा से खड़ा हो जाता है। आखिर में वो सोचता है कि अब मुझे एक मौका मिल रहा है और वो अपनी डायमेंशनल वॉक स्किल का यूज करता है। वो गलियान्स के पीछे आ जाता है, लेकिन गलियान्स तो गलियान्स थी, 1 सेकंड में ही पलटकर उसे फिर से जमीन में चटका देती है। और जब तक आर्क जमीन पर पड़ा होता, गलियान्स का मूड डिनर प्लानिंग पर आ चुका होता है। वो कहती है कि आज रात को क्या बनाऊं और वहाँ से चली जाती है आर्क को मिट्टी में छोड़कर। आर्क बस जमीन पर देखता रहता है और सोचता है कि हाई स्टेट्स सब कुछ नहीं होते, असली पावर तो रियल बैटल एक्सपीरियंस से आती है। थोड़े वक्त के बाद आर्क घर पर आता है और उसे पता चलता है कि उसके घर में तो बात फैसिलिटी भी है। उसके लिए ये किसी लग्जरी से कम नहीं था, क्योंकि इस वर्ल्ड में बात लेना किसी सपने से कम नहीं था। वो अपने पेट पोंटा को उठाता है और उसे वॉश करता है और खुद भी पानी में घुस जाता है। और जैसे ही वो बात में रिलैक्स करता है, उसकी हर बोन से सुकून की
आवाज निकलती है, पर तभी कुछ ऐसा होता है जो उसने सोचा भी नहीं था। अरियान भी घर लौटती है और बिना चेक किए सीधा बाथ में आ जाती है, क्योंकि वहाँ बाथरूम का दरवाजा खुला होता है। शायद से प्राइवेसी किसी को चाहिए ही नहीं होती। जैसे ही अरियान अंदर आती, उसकी नजर एक स्केलेटन पर पड़ती है जो कि बाथ में बैठा होता है और शौक हो जाती है, चिल्लाती है और बिना कुछ कह सुने आर्क को उड़ा देती है। डिनर टेबल पर दोनों शर्मिंदा होते हैं, क्योंकि सबको पता चल चुका होता है कि इन दोनों ने एक दूसरे को बिना कपड़ों के देख लिया। लेकिन आर्क सोचता है कि मेरे पास छुपाने के लिए है ही क्या। उसी वक्त डियान आता है और आर्क से एल्डर के फैसले के बारे में बात करता है। वो बताता है कि एल्डर्स चाहते हैं कि आर्क अरियान की मदद करे एक किडनैप्ड एल्स को रेस्क्यू करने में, और क्योंकि उनके पास आर्क को पैसे देने के लिए कुछ खास नहीं है, उन्होंने उसे एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देने का फैसला किया है। डियान बताता है कि लॉर्ड्स क्राउन के पास एक हॉट स्प्रिंग है जिसका पानी हर तरह के कर्ज को तोड़ सकता है। आर्क पूछता है ये लॉर्ड्स क्राउन क्या है, और फिर शुरू होती है एक लंबी कहानी, ड्रैगन्स की कहानी, और उसमें सबसे पावरफुल होते हैं ड्रैगन लॉर्ड्स। लॉर्ड्स क्राउन एक बहुत ही रेयर और अजीब जगह थी। यहाँ एक विशाल ट्री होता है जो सिर्फ वही जगह पर उगता है जो कि किसी ड्रैगन लॉर्ड का बसेरा होता है। उस ट्री के आसपास कई तरह के स्पिरिट्स रहते हैं और उनके होने से ट्री के पत्तों और फलों में चमत्कारी शक्तियां आ जाती है। लेकिन ये जगह जितनी पावरफुल थी उतनी ही डेंजरस भी। किसी ने अगर स्पिरिट्स को डिस्टर्ब कर दिया तो ड्रैगन लॉर्ड का गुस्सा पूरी दुनिया पर भारी पड़ सकता है। अरियान बताते कि ह्यूमंस के लिए गॉड्स क्राउन में जाना बहुत ही खतरनाक है, लेकिन एल्व्स स्पिरिट परमिशन ले सकते हैं और वो चाहे तो आर्क के लिए भी परमिशन अरेंज कर सकती है। डियान फिर पूछता है तो फिर ये इन्फो पेमेंट के लायक है या फिर नहीं। आर्क मुस्कुराता है और कहता है ये तो एक्सपेक्टेड से भी ज्यादा था। लेकिन जब वो रात को बेड पर होता है तो एक अजीब सा थॉट उसके दिमाग में आता है, क्या मैं सच में कष्ट हूँ जैसा मैंने सबको बताया था। वो तो बस उसके कैरेक्टर का रोल प्ले था, रैंडमली लिखा गया एक बैक स्टोरी। लेकिन अगर ये सच निकला तो शायद से उसका स्केलेटन फॉर्म भी एक रियल कर्स का रिजल्ट हो। तभी आर्क याद करता है अपनी एक स्पेशल स्पेल एंटी कर्स। ये स्पेल मिड लेवल कर्सेस पर काम करता है और उसके पास और भी पावरफुल स्पेल्स थे, लेकिन वो अनडेड को डैमेज कर देते और आर्क खुद अनडेड था और रिस्क लेना नहीं चाहता था। सोचकर आर्क डिसाइड करता है कि वो अपने हाथ पर एंटी कर्स ट्राई करेगा, और जैसे स्पेल कास्ट करता है उसका बोनी हाथ एकदम से इंसान के हाथ में बन जाता है। वो शौक में चला जाता है, लेकिन ये तो सिर्फ 5 सेकंड के बाद उसका हाथ वापस से स्केलेटन बन जाता है। आर्क फिर ट्राई करता है, फिर करता है और बार बार करता है, क्योंकि उसे रात को अपनी राइट हैंड की जरूरत होती है बैडली। पूरी रात स्पेल कास्ट करते करते उसका हाल बुरा हो जाता है और अगले दिन वो थका हुआ होता है। अगली सुबह अरियान के साथ निकल पड़ता है रोडेंट किंगडम के कैपिटल की तरफ। उनका मिशन होता है उन लोगों को ढूंढना जिनके नाम एल्फ सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखे गए होते हैं। लेकिन आर्क का दिमाग अब भी रात वाली बात पर अटका होता है। उसे अब कंफर्म हो चुका था कि वो स्केलेटन इसलिए था क्योंकि वो एक कर्स में बंधा हुआ था और ये कर्स बार बार वापस आ जाता है जैसे कोई टॉक्सिक एक्स। जब वो दोनों जंगल से बाहर आ जाते हैं तभी आर्क पर जायंट ड्रैगनोफ्लाई मोस्टर का अटैक हो जाता है। वो डर के मारे भाग जाता है, लेकिन अरियान उसकी जान बचा लेती है। बाद में वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाकर अपना नेक्स्ट प्लान डिस्कस करते हैं। अरियान बताती है कि कैपिटल तक पहुंचने का नॉर्मल रास्ता जंगल के अराउंड जाने वाला है जिसमें कैरिज का यूज होता है, लेकिन वो दोनों सीधा जंगल क्रॉस करना चाहते हैं फास्ट पहुंचने के लिए। वहीं उनकी बात सुन रही होती है एक वेट्रेस। वो बोलती है जंगल में मत जाइए, वहाँ पर कुछ टाइम से हॉन्टेड वुल्व्स दिखाई दे रहे हैं। बहुत लोग उनका शिकार बन चुके हैं, लेकिन सोल्जर्स ने कुछ नहीं किया। अरियान एकदम से शौक में चली जाती है हॉन्टेड वुल्व्स का नाम सुनकर। थोड़े टाइम के बाद वो कहती है कि हमारे लिए वो प्रॉब्लम नहीं बनेंगे। तो अब वो दोनों जंगल के रास्ते निकल पड़ते हैं और रास्ते में आर्क अरियान से पूछता है हॉन्टेड वुल्व्स का नाम सुनते तुम इतनी सीरियस क्यों हो गई थी। अरियान थोड़ा चुप हो जाती है और फिर बताती है कि हमारे एल्वन ट्रेडिशन में हॉन्टेड वुल्व्स का टेल और फर काफी खास होते हैं। उनका फर शादी के ब्राइडल वेल में लगाया जाता है और ये ब्राइड के लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट माना जाता है। उसकी बात सुनकर आर्क समझ जाता है कि उसकी बहन की शादी नजदीक है और वो उसके लिए कुछ खास गिफ्ट लेना चाहती है। लेकिन जैसे ही इमोशनल वाइब शुरू होती है वो उसका पूरा झुंड चारों तरफ से उन पर टूट पड़ता है, जैसे उन्हें अपनी पूंछ खुद काट कर देनी हो। आर्क एक वुल्फ को स्लैश करता है, लेकिन वो एकदम से गायब हो जाता है। जैसे मेरी सेल्फ स्टीम जब 4 लोग मुझे घूर कर देखते हैं, तभी आर्क को समझ में आता है कि ये सब इल्यूजन है। वुल्फ्स हर साइड में आ रहे होते हैं, लेकिन कौन सा असली है और कौन सा नकली समझना बहुत ही इम्पॉसिबल है। तभी आर्क को याद आता है एक पुरानी बात, हंटेड वुल्फ्स इंटेलिजेंट होते हैं और वो ग्रुप्स में अटैक करते हैं। उनका मेन स्ट्रेटेजी होता है इल्यूजन के जरिए कंफ्यूज करना, जबकि उनका बॉस दूर से बैटल लीड करता है। जब आर्क स्ट्रगल कर रहा होता है, अरियान तब भी काफी चिल मोड में होती है। एक फायर बॉल से वो इल्यूजन को उड़ा देती है और जैसे ही वो उस पर जंप करते हैं, वो अर्थ स्पाइस को समन करके रियल उल्स को मार गिराती है। आर्क फिर से सोचता है इतनी हाई स्टेट्स होने के बाद भी मैं बेसिक फाइट नहीं कर सकता हूँ। वुल्व्स उसका आर्मर चबा रहे होते हैं, लेकिन स्क्रैच तक नहीं आती, फिर भी हेल्पलेस फील कर रहा होता है। तब आर्क डिसाइड करता है कि मैं बॉस वुल्फ को खत्म करता हूँ। बॉस एक क्लिप पर खड़ा होता है और उन्हें देख रहा होता है, और अगर टाइम हो तो गिरते रहना, और हर दूसरी तरफ एक क्लिप जरूर होता है। आर्क डायमेंशनल वॉक का यूज करता है और चुपके से बॉस के पीछे पहुंच जाता है, और जैसे ही अटैक करता है बॉस वुल्फ जंप करके अटैक को डोज कर लेता है। लेकिन आर्क की नजर एक छोटी सी चीज पर पड़ती है। बॉस के पैर पर वही ब्लैक रेड रिंग होती है जो कि इला के पास थी। वो एक थ्योरी टेस्ट करना चाहता है। आर्क खुद को स्टिल रखता है और जैसे ही बॉस उसके पीछे अटैक करता है, वो अपने क्लोक के अंदर से फायर स्पेल चला देता है और फिर स्वॉर्ड से उस रिंग पर एक पावरफुल स्लैश मार देता है। रिंग टूट जाती है। बॉस वुल्फ का दिमाग वापस से आ जाता है और वो जोर से चीखता है। अपने सारे पैक मेंबर को बुलाता है और पूरा
ग्रुप जंगल में चला जाता है। अरियान क्लिप पर चढ़कर वहाँ पर पहुँचती है और वो देखती है कि रिंग गायब हो रही होती है। वो शौक में हो जाती है, लेकिन आर्क सब कुछ समझ चुका होता है। वो उसे बताता है टोडजिला के बारे में, उसके पास भी यही रिंग थी और मुझे लगता है कि ये कोई फैशन एक्सेसरी नहीं है और मुझे लगता है कि इसके पीछे कुछ न कुछ राज छुपा होगा। अभी और रिंगो के कंस्पिरेसी में गुस्से भी नहीं थे कि अरियान बोलती है थोड़ा रुकना, मुझे कुछ काम निपटाने दो। वो अपनी बहन के लिए गिफ्ट लाना नहीं बोलती थी और आर्क चुपचाप खड़ा होता है जब तक कि अरियान वुल्फ के टेल और फर को कलेक्ट नहीं कर रही होती है। जब पोंटा को अजीब महसूस होता है तो वो अचानक भाग जाता है। आर्क उसे देखते ही अरियान से कहता है कि तुम यहीं पर रुकना, मैं पोंटा के पीछे जा रहा हूँ। और फिर वो उस छोटी सी फॉक्स के पीछे जंगल के अंदर चला जाता है। इस दौरान जंगल के आसपास से एक कैरेज निकल रही होती है जिसमें बैठी होती है रोडेन किंगडम की प्रिंसेस अरियाना। वो एक डिप्लोमेटिक मिशन पर जा रही होती है जहाँ से एल्फ से उनके लोगों के गायब होने के बारे में कुछ बात करनी होती है। अरीना को पूरी तरीके से यकीन होता है कि उसके बड़े भाई डक्करी इस स्लेव ट्रेड के पीछे है और सबसे खतरनाक बात ये होती है कि उसने इंस्टेंट होली एम्पायर का सपोर्ट भी मिल रहा था। दूसरी तरफ उसका सबसे बड़ा भाई स्कैट भी गद्दी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। उसे वेस्टर्न एम्पायर का साथ भी मिल रहा था। दोनों भाई गद्दी के लिए एक दूसरे के साथ टकरा रहे थे और हर दिन वो और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे थे। अरियाना अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत ही परेशान थी और बस इतनी दुआ कर रही थी कि यात्रा शांतिपूर्वक तरीके से हो जाए। पर जैसे ही उसने ये सोचा, उसने अपने शब्दों से अपने निशान को जिंक्स कर दिया। कुछ ही पल के बाद उसका कैरेज अचानक से अटैकर से घिर जाता है। अंदर बैठी अरियाना और उसकी मेड को इस बात का एहसास होता है कि सभी गार्ड्स मार दिए गए और वो दोनों अब पूरी तरीके से घिर चुके हैं। एक अटैकर जैसे ही कैरेज का दरवाजा खोलता है, अरियाना की मेड बिना सोच समझे उस पर चाकू से वार करती है, पर उस अटैकर ने उसे एक ही बार में मार दिया होता है। अरियाना बहुत ही शौक में हो जाती है और जैसे ही वो अपनी मेड के पास जाकर उसे चेक करती है, अटैकर उसके सीने में चाकू घुसा देता है। सब कुछ खत्म हो चुका था। उन्हीं गार्ड में से एक जो उसके साथ था असल में इस साजिश का हिस्सा था। वो अटैकर से कहता है कि सभी के बॉडीज को लूट लो और पूरे सीन को बैंडिट्स का काम दिखाओ। सब मिलकर हंस रहे होते। इस मिशन के बाद वो कितने अमीर हो जाएंगे। तभी पोंटा उनके चेहरों पर जंप कर देता है। एक अटैकर हैरान होकर कहता है कि ये क्या अजीब जानवर है, पर वो सोचता है कि चलो इसे मारकर हरा देते हैं। लेकिन तभी आर्क वहाँ पर पहुँच जाता है और आर्क उस आदमी का हाथ इतनी जोर से पकड़ता है कि हड्डियां टूटने की आवाज सबको सुनाई देती है। वो उसे एक तरफ फेंक देता है और नीचे झुककर उस लड़की को देखने लगता है जिसे वो किसी अमीर घर की बेटी समझ रहा होता है। अटैकर सोच रहे होते कि आर्क ने उन्हें प्रिंसेस को मारते हुए देख लिया, तो वो फायर और स्टोन बुलेट से उन पर अटैक करते हैं, लेकिन आर्क उनके अटैक को महसूस तक नहीं करता। वो तो बस ये सोच रहा होता है कि क्या इस लड़की को बचा सकता है, क्या अपनी पावरफुल स्किल से एक मुर्दे को जिंदा करना ठीक होगा। गेम के अंदर होता तो शायद से गुड डेट के रूप में माना जाता, पर ये तो रियल दुनिया थी। जैसे ही अटैकर्स रुकते हैं, आर्क पीछे मुड़कर देखता है तो उन्हें देखता है। वो सब चीख रहे होते क्योंकि हंटेड वुल्व्स उन पर हमला कर देते हैं। ये वही वुल्फ था जिसे आर्क ने पहले पागलपन से बचाया था। अब वो पूरे पैक के साथ आया था इंसानों से बदला लेने के लिए। कुछ अटैकर्स भाग जाते हैं पर बाकी सभी मारे जाते हैं। अपना मिशन पूरा करके वुल्फ बॉस वापस चला जाता है। अब जब आसपास कोई नहीं होता है तो आर्क ने सोचा कि अब टाइम सेफ है अपनी एक बहुत ही पावरफुल स्किल का यूज करने का, जिसका नाम था रीइंजर्नेशन। इस स्किल की मदद से वो मरे हुए प्रिंसेस को जिंदा कर देता है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती है, आर्क खुश हो जाता है, उसकी स्किल काम कर गई। अब वो पोंटा को कहता है कि प्रिंसेस का ध्यान रखें जब तक कि वो बाकी लोगों की मदद करता है। आर्क फिर अपनी रीइंजर्नेशन स्किल से मेड और कुछ सोल्जर्स को भी जिंदा कर देता है, लेकिन एक सोल्जर की हालत इतनी खराब होती कि स्किल का उस पर कोई खास असर नहीं पड़ता। आर्क अपनी पूरी कोशिश करता है जितना ज्यादा लोगों की जान बचा सके। रीजनरेशन स्किल की चमकती रोशनी से पूरा एरिया ही रोशन हो जाता है। तभी वो प्रिंसेस एक बार के लिए आंखें खोलती है, आर्क को देखती है और सोचती है क्या ये कोई फरिश्ता है, और फिर दोबारा से बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब मेड उसे हिलाकर रुला रही होती है तब प्रिंसेस दोबारा से होश में आती है। मेड उसे बताती है कि वो दोनों बिल्कुल ठीक है, एक भी स्क्रैच नहीं आया। प्रिंसेस हैरान रह जाते क्योंकि इसके कपड़ों पर अब भी खून के निशान होते हैं जो साफ दिखाते हैं कि वो वाकई में मर चुकी थी, लेकिन अब वो जिंदा है। तो उसे लगता है कि ये सब कोई मिरेकल है, भगवान का दिया हुआ एक सिग्नल। वो तुरंत अपने सोल्जर्स को बुलाती है, उन्हें मोटिवेट करती है और कहती है कि किसी ने उन्हें मारने की साजिश की थी, लेकिन भगवान ने दया से वो सबको बचा लिए। प्रिंसेस कहती है कि ये मिरेकल एक निशान है, वो लोग अपना मिशन पूरा जरूर करेंगे। उसके शब्दों से सोल्जर्स में एक नई जान आ जाती है। सब अपने गियर्स को लेकर मिशन के लिए आगे रेडी हो जाते हैं और दूसरी तरफ आर्क एक झाड़ी के पीछे छुपकर ये सब पूरा का पूरा सीन देख रहा होता है। तभी उसे समझ में आता है कि ये लड़की कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक प्रिंसेस है। वापस जाते वक्त आर्क सोचता है कि मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया, शायद ये वही पल हो सकता है जहाँ से हिस्ट्री बदल जाए। जैसे ही वो अरियान के पास पहुँचता है, वो देखता है कि अरियान अपना काम कंप्लीट कर चुकी होती है। उसने अपनी बहन के वैल के लिए काफी सारे कलेक्ट कर लिए होते हैं। अरियान आर्क से पूछती है कि वहाँ पर क्या हुआ, लेकिन आर्क कैजुअली कहता है कि कुछ खास नहीं। फिर दोनों अपना सफर कंटिन्यू करते हैं और कैपिटल के मार्केट प्लेस पर पहुँच जाते हैं। तभी एक आदमी को उठाकर आर्क के सामने फेंक दिया जाता है। आर्क पीछे मुड़कर देखता है तो एक छोटी सी लड़की को कई लोगों ने घेरी होती है। जैसे ही वो लोग उस पर अटैक करने वाले होते हैं, वो लड़की एक के आंखों में छुरी मार देती है और बाकी सभी को चिल्लाकर कहती है एक साथ सब आओ। आर्क सोचता है इस बेचारी लड़की की मदद करनी चाहिए, लेकिन अरियान कहती है जरूरत नहीं, वो संभाल लेगी। और वैसा ही होता है, वो लड़की अकेले उन सभी को मार गिराती है। आर्क उसे देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन तभी वो लड़की आर्क की तरफ देखती है और
आर्क थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है, कहीं ये मुझसे फाइट तो नहीं करेगी। लेकिन उसके बदले वो लड़की मुस्कुराकर उससे कहती कि फिर से मिलके अच्छा लगा। और तभी आर्क को याद आता है कि ये तो वही बेस्ट गर्ल निंजा है। ये वही लड़की थी जिससे आर्क ने पहले मिला था जब वो एल्व्स को बचा रहा होता है। मार्केट प्लेस में आर्क को देखते ही उस लड़की ने उससे अप्रोच किया और कहा, तुमने एल्व्स को बचाते वक्त बहुत ही कमाल का काम किया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरियान थोड़ा कंफ्यूज होती है और आर्क से पूछती कि ये लड़की कौन है और इसे कैसे पता चला एल्व्स के रेस्क्यू के बारे में। आर्क कहता है ये वही लड़की जिसने मुझे एल्व्स के किडनैप होने की इन्फॉर्मेशन दी थी डटो में। फिर वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है, मैं हूँ चियो, हिन क्लैन से, अपने हिडन विलेज की टॉप 6 निंजास में से एक। थोड़ा वक्त बात करने के बाद सब मिलकर एक रूम को बुक कर लेते हैं। आर्क के माइंड में एक अलग ही फैंटेसी चल रही होती है, एक रियल बनी निंजा। ये तो फैंटेसी का पीक है। लेकिन फिर सब लोग फॉर्मल तरीके से अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। चियो सीधा पॉइंट करती है और आर्क से पूछती है, जब हम पहली बार मिले थे तुमने मुझे निंजा क्यों कहा था? आर्क के मन में तुरंत एक थॉट आता है, अगर मैंने सच बता दिया कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ तो सब कुछ बिगड़ सकता है। इसलिए वो कैजुअली कहता है कि हमारे देश में स्पाइस और असासिन्स ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, उन्हें भी निंजा कहा जाता है। ये सुनकर चियो सोचती है कि शायद से आर्क भी उसी देश से जहाँ से हमारे फाउंडर्स आए थे 600 साल पहले। आर्क समझ जाता है, मतलब जो निंजा क्लैन का फाउंडर था वो भी जापान से था और यहाँ पर आकर उसने अपना एक अलग ही कल्ट शुरू कर दिया। अरियान तब चियो से डायरेक्टली पूछती तुम आर्क से क्या बात करना चाहती थी। तभी चियो का चेहरा एकदम सीरियस हो जाता है। वो कहती है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए। बीस्टमैन भी वही दर्द झेल रहे थे जो कि पहले एल्व्स ने झेला था। ह्यूमंस उन्हें किडनैप करके स्लेव्स बना रहे थे। चियो और उसके निंजा लोग ऑलरेडी एक मिशन पर थे जहाँ पर वो अपने लोगों को बचा रहे थे, लेकिन उनका अगला प्लान बहुत ही बड़ा था और उन्हें एक्स्ट्रा पावर की जरूरत थी। चियो इमोशनल होकर कहती है कि मैं तुम्हें वो सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगी जो कि मैंने एल्व्स के बारे में दी थी, बस मेरे लोगों की मदद करो। आर्क थोड़ा रुक कर कहता है, मैं भी एल्व्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हूँ, मुझे उनकी परमिशन चाहिए होगी किसी और मिशन पर जाने के लिए। चियो थोड़ा उदास हो जाती। तभी अरियान उससे पूछती है कि क्या तुम्हें बचपन से ही अपने लोगों को बचाने के लिए ट्रेनिंग मिली थी? चियो सिर हिलाकर कहती है, हाँ, ये मेरा जीवन का मिशन था। अरियान उसकी बात से जुड़ जाती है। उसे लगता है कि दोनों एक ही जैसे हैं, अपने लोगों के लिए लड़ने वाले। और इस भावना के साथ अरियान उससे पूछती है, ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। फिर वो चियो से पूछती है कि तुम्हारा प्लान क्या है। चियो उन्हें एक जंगल के रास्ते से एक्शन साइट की तरफ ले जाती है। रास्ते में आर्क उससे पूछते कि क्या तुम्हारा फाउंडर भी बीस्टमैन था? चियो कहती है, नहीं, वो एक ह्यूमन था, किसी दूसरे देश से आया था, उसका नाम था हेंजो। वो बताती कि हेंजो शुरुआत में ही एम्पायर का स्पाई था, लेकिन जब उसने बीस्ट लोगों के साथ हो रहे जुल्म को देखे तो उसने उनका साथ दिया, कुछ को अपना स्टूडेंट बनाया और फिर क्लैन की शुरुआत की। जब आर्क हिटोरी हेंजा का नाम सुनता है तो वो एकदम से शॉक हो जाता है, क्योंकि ये नाम दुनिया के सबसे मशहूर निंजा का था और अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि हेंजो भी उसी की तरह जापान से था। पर आर्क थोड़ा जेलस भी होता है, क्योंकि हेंजो न सिर्फ उससे पहले आया था बल्कि अपनी एक निंजा क्लैन छोड़कर एक लेजेंड भी बन गया था। ची उसकी अजीब हरकतों को नोटिस करती, पर अरियान हंसी में बोलती है कि इसे कभी कभी फैंटेसी डिजीज का अटैक आ जाता है। उसके बाद वो सब एक दूर क्लिप पर पहुंच जाते हैं जहाँ से उनके किंगडम के सबसे बड़ा स्लेव मार्केट देख पाते हैं। वो जगह किसी फोर्ट्रेस की तरह हेवीली गार्डेड होती है। उनका प्लान होता है कि वो उस जगह पर अटैक करेंगे और जितने भी किडनैपेड लोग हैं उन्हें छुड़ाएंगे। पर चियो उन्हें बताती है कि ये मार्केट पूरा स्लेव ट्रेड का सेंटर है, इसलिए हमें तेजी से अटैक करना होगा फ्लेसी वे में और उसके बाद वहाँ से जल्दी भागना पड़ेगा, वरना काफी खतरा हो सकता है। तभी चियो बोलती है कि इस मिशन में जो भी लोग शामिल है या जिनको रेस्क्यू करना है उनमें से सब लोग को शायद बचा नहीं पाएंगे। आर्क समझ जाता है कि चियो का असली प्लान ये नहीं था, वो बस एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करना चाहते थे। निंजा गर्ल उसकी सोच को कंफर्म करती है और बताती कि बीस्टमैन निंजा ऑलरेडी सिटी के अंदर छुप गए और वो लोग एक साथ 4 अलग अलग स्लेव मार्केट्स पर अटैक करेंगे। जब ये लोग इस बड़े मार्केट पर ध्यान खींच रहे होंगे, इस तरह दूसरी जगहों से लोगों को बचाने का चांसेस बढ़ जाएंगे। अरियान इस प्लान को काफी रेकलेस बोलती है और ची ऑलरेडी तैयार होती है कि अगर कुछ लोगों को कुर्बान देकर ज्यादा लोगों को बचाना चाहती है तो वो तैयार है। वो आर्क और अरियान पर भरोसा करती है ताकि उसकी हेल्प करेंगे और जल्दी काम हो सके। पर आर्क कहता है कि वो उनके साथ आखिर कब तक लड़ेगा। निंजा गर्ल थोड़ा हेजिटेट करती है, पर आर्क उसे बताता है कि वो टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज कर सकता है। ये सुनकर चियो हैरान रह जाती है। आर्क हंसते हुए कहता है कि उसे तो ये भी देख लेना चाहिए था जब वो पहले उसे हार चुका था। चियो कहती है कि अगर ऐसा है तो शायद से वो सभी लोगों को बचा भी सकते हैं। फिर वो डिसाइड करती है कि आज रात को अटैक होगा और सबको प्रिपेयर करने के लिए कहती है। ये कहकर वो पेड़ों को ऊपर से होप करती है और आगे निकल जाती है। आर्क भी कहता है कि हमें तैयारी करनी चाहिए और तैयारी से उसका मतलब होता है खाना खाना। खाना खाने के बाद वो एक और काम करता है, एक अजीबोगरीब मास्क पहन लेता है ताकि वो इजीली सबका ध्यान अपनी तरफ खींच सके। अरियान इस प्लान को बिल्कुल पसंद नहीं करती और वो कहती कि ये कोई होलविन थोड़ी ना है। पोंटा भी उस मास्क से इम्प्रेस नहीं होता। तभी जी वहाँ पर आता है और एक और निंजा के साथ, जो कि एक मिसाइल का पहाड़ होता है और उसका नाम होता है गोमेन। आर्क थोड़ा शौक होता है जब उसे पता चलता है कि उसका नाम भी एक मशहूर जापानीज निंजा जैसा ही है। अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए वो चियो से पूछते कि ये लोग उन लोगों का असली नाम है, पर पता चलता है कि ये तो बस टाइटल होते हैं जो कि सबसे स्किल्ड वॉरियर को दिए जाते हैं। अब आर्क को ये कंफर्म हो जाता है कि वो दोनों निंजास हैं। उनके नाम रियल जापानीज लीडर्स के नाम पर रखे गए होते हैं।
वो सोचता है कि क्या पता नारुतो और सास्के भी इनके ग्रुप में हो। अब बात करते हैं गुमेन की। वो एक बल्कि और थोड़ा सा एब्सेंट माइंडेड बंदा होता है जो पहले आर्क को घूरता है और बिना कुछ बोले दोनों अचानक से रेसलिंग शुरू कर देते हैं। लड़कियां पहले कंफ्यूज हो जाती है और उन्हें लगता है कि शायद से दोनों लड़ रहे हैं, पर उन्हें क्या पता ये तो लड़कों की दोस्ती करने का तरीका होता है। थोड़ी देर के बाद वो दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और वो दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे होते हैं। मिडनाइट हो चुकी होती है और फाइनली मिशन का टाइम आ गया होता है। अरियान और चियो प्लान करते हैं कि वो पीछे के गेट से चुपके से अंदर घुसेंगी और आर्क और गुमेन सीधा सामने से धमाकेदार एंट्री मारेंगे ताकि सारे गार्ड्स का ध्यान उधर चले जाए। दोनों अपना काम करने के लिए अलग हो जाते हैं। आर्क और गुमेन डायरेक्ट स्लीपी गार्ड्स के सामने पहुंच जाते हैं। एक गार्ड गुमेन को देखकर पहचान जाता है, बीस्टमैन है ये, पर जब वो आर्क को देखते हैं उसका अजीबोगरीब मास्क तो सब कंफ्यूज हो जाते हैं। गार्ड्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर जैसे ही आर्क और गुमेन उनके पास पहुंचते हैं दोनों डिसाइड करते हैं कि अब फ्लैशी होने का टाइम आ गया है। गुमेन अपना अर्थ स्टाइल जिनस्तु यूज करता है। उसके कपड़ों से बड़े बड़े पत्थर की स्पाइक्स निकल रहे होते हैं और वो उनसे सीधा दरवाजा तोड़ देता है। आर्क उसकी हेल्प करता है। अब सभी सोल्जर्स उन दोनों को रोकने के लिए बाहर आ जाते हैं, पर आर्क उन्हें एक एक करके ऐसे हवा में उड़ा देता है जैसे कि वो कोई छोटी सी गुड़िया हो। गुमेन एक और जुस्तु यूज करता है, अपने बॉडी को स्टील में बदल देता है और सोल्जर्स की वेपन को उनके ऊपर लगते ही टूट जाते हैं। सब सोल्जर्स अब इन दोनों मोस्टरों से डर के पीछे हटने लगते हैं और आर्क इस मोमेंट का फायदा उठाता है। वो डिसाइड करता है कि उसे गुमेन से बेटर करना है। वो अपना स्किल यूज करता है, रॉक बुलेट, जो कि असल में एक रॉक कैनन होता है, और उससे सोल्जर्स को पीस देता है। और थोड़ा सा अटेंशन के लिए वो एक पागल जैसा हंसने लगता है जो ऑलरेडी डरे हुए सोल्जर्स के लिए और ज्यादा हॉरर बन जाता है। गुमेन एक और जुस्तु का यूज करता है, रॉक स्पेयर स्ट्राइक। वो जमीन पर मुक्का मारकर नीचे के पत्थर के बड़े स्पाइक्स निकाल देता है, पर आर्क भी सोचता है कि मैं इनसे पीछे कैसे रह सकता हूँ, तो वो अपना मैजिक यूज करता है, रॉक फैंग का, और नीचे से जाइंट पत्थर के दांत निकलता है। तभी कुछ क्रेजी होता है और दोनों की अर्थ मैजिक से एक दूसरे को बूस्ट करने लगती है और हर तरफ से स्पाइक्स ही स्पाइक्स निकलने लगते हैं। इतना डिस्ट्रक्शन होता है कि दोनों ही बनाए गए अपने रबल्स के नीचे दब जाते हैं। तभी दूसरी तरफ अरियान, पोंटा और चियो दोनों बैकडोर तक पहुंच जाते हैं और जब वो ये सामने का धमाकेदार शो देखते हैं तो तुरंत इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाने के लिए अंदर घुस जाते हैं। वो एक लॉक के डोर के सामने रुकते हैं, पर निंजा गर्ल अपने लॉकिंग स्किल से उसे तुरंत खोल देती है और सब फोर्ट्रेस के अंदर साइलेंटली एंटर करते हैं। जब सोल्जर्स फ्रंट गेट की तरफ भाग रहे होते हैं तभी पोंटा कुछ सोल्जर्स को देख लेता है, पर उनके कुछ कहने से पहले चियो अपना वाटर जिनस्तु यूज करती है और पानी के वुल्स बनाकर सोल्जर्स को खत्म कर देती है। ज्यादा सोल्जर्स उनकी तरफ भागने लगते हैं और अब अरियान की बारी होती है उनसे निपटने की। वो अपनी फायर सोर्ड मैजिक से सोल्जर्स को जिंदा जलाकर राख कर देती है। तीनों नीचे बेसमेंट तक पहुंच जाते हैं जहां पर बीस्टमैन को जंजीरों में बांधकर प्रिजन में रखा गया होता है। जैसे ही चियो उन्हें फ्री करने लगती है वो लोग पूछते तुम कौन हो, और जैसे ही वो प्राउडली कहती है कि मैं लाकलेन से हूँ, उन बीस्टमैन की आंखों में एकदम से रोशनी आ जाती है। वो पहले से काफी ज्यादा होपफुल और एनर्जेटिक हो जाते हैं। चियो तुरंत प्रिजन्स को खोलती है और उनसे कहती है अब तुम लोग भी मेरी मदद करो। अरियान तब तक बाहर से सोल्जर्स को रोके रखती है। उधर फ्रंट गेट पर आर्क और गुमेन, जो कि रबल के नीचे दब जाते हैं, अब अपने डिफेंस स्पेल से बाहर निकल आते हैं एकदम ठीक ठाक। वो सोच रहे होते कि लड़कियों की मदद करनी चाहिए, पर उससे पहले ही वो तीनों मिशन कंप्लीट करके बाहर आ जाती हैं और बताती है कि जितने भी बीस्टमैन उन्होंने फ्री किए हैं वो सब एक हॉल में गार्ड बनकर खड़े हो चुके हैं। अब सिर्फ पीछे का बिल्डिंग बचा होता है जिसे रेड करना होता है। गुमेन वॉलंटियर करते हैं, मैं यहीं पर रियर गार्ड बनता हूँ सोल्जर्स को रोकने के लिए, और बाकी सभी आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में जितने गार्ड्स मिलते हैं सबको खत्म करते हुए वो सब डोर्स अनलॉक करते हैं। एक अंडरग्राउंड प्रिजन मिलता है जहाँ और लोग बंद होते हैं और सबको छुड़ा दिया जाता है, पर एक सेल ऐसी होती है जहाँ से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही होती है। चियो जैसे ही अंदर जाती है उसे एक हिप दिखाई देता है उसके मरे हुए रिश्तेदारों का। बाकी बीस्टमैन रोते हुए बताते हैं जो लोग बचने के लायक नहीं थे, जैसे जो इंजर्ड या फिर बीमार थे, उन्हें यहीं पर मरने के लिए छोड़ दिया गया था। सबके आंखों में आंसू होते हैं और आर्क का गुस्सा चरम पर होता है, पर वो डिसाइड करता है कि पहले सब सर्वाइवर्स को यहाँ से निकाले फिर मोरन करेंगे। सब लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करे। आर्क गेट स्पेल का यूज करता है और सबको एक ही बार में टेलीपोर्ट करके सेफ जगह ले जाता है। जब सब एवेक्यूट हो जाते ओएमई का कवर मिलता है। बाकी जगहों पर भी मिशन सक्सेसफुल रहा। अब आर्क डिसाइड करता है कि अब टाइम आ गया इस फोर्ट्रेस को पूरा खत्म करने का। वो वापस टेलीपोर्ट करता है सीधा गोमेन के पास, जो कि अब तक गार्ड्स होल्ड किए खड़ा था, भले ही काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है। आर्क उससे कहता है चलो मिलकर इंसानी गंदगी को साफ करते हैं, और दोनों अपने कॉम्बो मूव्स चलाते हैं। रॉक फैंग और अर्थ स्पेयर और पूरा स्लेव मार्केट धूल धूल मिल जाता है। फिर वो उस बिल्डिंग को आग लगा देते हैं और यान और चियो एक क्लिफ से सबको देख रही होती है। हाँ, तुम सब गैस कर ही चुके होगे। फिर से एक और क्लिफ सीन। फिर आर्क एक और बार टेलीपोर्ट करता है, इस बार उन डेड बॉडीज का जो कि पहली बार वो नहीं ला पाया था। अरियान उन सभी को प्रॉपर क्रीमेशन देती है और जैसे जैसे बॉडीज चलती हैं उनकी आत्माएं फ्री होकर आसमान की तरफ उड़ जाती है। चियो कसम खाती है कि मैं और स्ट्रॉन्ग बनूंगी ताकि कभी भी किसी और के साथ ऐसा ना हो। मिशन कंप्लीट हो जाता है और सब लोग वापस जा चुके होते हैं और आर्क और गुमेन एक बार फिर दोस्ती दिखाने के लिए रेसलिंग करते हैं। लड़कियां अपने मिशन और लोगों को आजादी देने की बात करते हुए आगे बढ़ती हैं। अगले दिन सब कैप्टन में वोटिंग कर रहे होते हैं और वहीं पर निंजास उन्हें वादा की गई इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कहता है जिन लोगों ने एस को खरीदा था वो लोग उन्हें ईस्ट होली एम्पायर ले गए।
जैसे ही अरियान को होरी एम्पायर का नाम सुनाई देता है उसका मूड बिल्कुल सीरियस हो जाता है और डोंका और बाकी सभी को नए अपडेट्स देने के लिए एक वॉइस मेल बर्ड का इस्तेमाल करती है और फिर आर्क के साथ एम्पायर की तरफ रुख कर लेती है। रास्ते में वो दोनों एक समंदर के किनारे रुकते हैं जहाँ पर यंस का एक बहुत ही बड़ा झुंड आसमान में दिखाई देता है। आर्क अपनी फैंटेसी दुनिया में खो जाता है लेकिन अरियान थोड़ी सी हैरान होती है क्योंकि वो एवरेंस कभी इतने बड़े ग्रुप्स में नहीं घूमते। उनके इतने बड़े नंबर्स की वजह से वॉइस मेल बर्ड उड़ान भरने से डरते हैं और मैसेज दूसरे एल्फ्स तक नहीं पहुंच पाता। आर्क कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है और वो बस अपने प्लान को बिना समझाए ड्रैगन जैसे मोस्टर्स को अलग कर सकता है। वो एक क्लिफ के नीचे कूदता और एक जबरदस्त लैंडिंग करता है। फिर वो एक मिड टायर वाइड एरिया अटैक लाइटनिंग डैम्पर का इस्तेमाल करने का फैसला करता है जिसके बाद काले बादल आसमान को घेर लेते हैं और बिजली के तार आंस पर अटैक करते हैं। अरियान और बाकी सभी लोग फ्रेंडली फायर का शिकार हो जाते हैं। जैसे ही आर्क आसमान साफ होने के बाद उनके पास टेलीपोर्ट होता है वो उन्हें ऐसी हालत में देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। लेकिन जब वो ये पूछने की कोशिश करता है कि क्या सब ठीक है, एक एल्फ जो कि हरे रंग के बाल और घास से सजता है उसके बारे में नोट्स दे रहा होता है। आर्क और अरियान एक नजदीकी टाउन के इन में रुकते हैं जहाँ पर अरियान अब भी गुस्सा है। आर्क ने बिना वार्निंग के इतना खतरनाक अटैक क्यों किया, लेकिन फिर वो अपने गुस्से को साइड में रखकर एम्पायर का मैप निकालती है और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने का एक छोटा सा रास्ता ढूंढने लगती है। उसके पास एक अधूरा मैप है जिसमें डिटेल्स पूरी नहीं है और डायरेक्ट रास्ता खतरनाक और अनचार्टेड है। लेकिन एक और बात है जो कि अरियान को परेशान करी और आर्क उससे पूछते है कि जब से उसने एम्पायर का नाम सुना है वो इतनी चिंतित क्यों है। वो जवाब देती है कि एम्पायर में एल्फ्स को पकड़ना और बेचना भी कानूनी था और इसलिए वो खतरे में थी और ये भी कि एक बॉर्डर टाउन में रहना उसके लिए रिस्की है। तभी सुबह वाले ग्रीन हेयर्ड एल्फ उसके पास आता है। वो काफी बेहिस से अपने पॉइंटेड ईयर्स को ह्यूमन टेरिटोरी में दिखाने से भी नहीं डर रहा है। उसे कुछ कहने का मौका मिलता उससे पहले अरियान उसके सर पर एक पतीला रख देती है और कहती है कि अपने एल्फ होने का सबूत छिपाओ। लेकिन इनकीपर और दूसरे लोग उससे काफी दोस्ती से पेश आते हैं और एल्फ लड़की कंफ्यूज हो जाती है कि ये सब क्या हो रहा है। वो एल्फ अपने आप को बायोलॉजिस्ट कैरी के नाम से इंट्रोड्यूस करवाता है जो इस टाउन में 10 साल से रह रहा है और सबके साथ दोस्ती रखता है। अरियान अब भी उस पर भरोसा नहीं करती और कैरी उससे मार्टिन लूथर किंग जार का स्पीच देकर बताता है कि वो चाहता है कि ह्यूमंस और एल्फ्स एक साथ खुशी से रहे। वो कहते हैं कि वो एक पागल इंसान है और कैरी उससे पूछते है कि अगर वो एल्फ से इतना नफरत करती है तो क्या वो एक ह्यूमन के साथ सफर करने के लिए नहीं जा रही। उनकी बहस खत्म होने के बाद आर्क कैरी से पूछते है कि उसने उनसे मिलने का फैसला क्यों नहीं किया और वो जवाब देता है कि उसे एक ऐसे मोस्टर स्पीसीजमैन की जरूरत थी जो कि पकड़ना मुश्किल था। लेकिन सुबह उसकी ताकतवर स्पेल देखने के बाद उसे यकीन हो गया था कि आर्क और उसकी पार्टनर इसे पकड़ सकती है। अरियान मना कर देती है और कहती है कि उनके पास अभी ज्यादा जरूरी काम है। लेकिन फिर कैरी उन्हें एम्पायर के डिटेल्ड मैप रिवॉर्ड में देने का ऑफर करता है। अरियान थोड़ी टेम्प्ट होती है इस रिवॉर्ड से। तभी कैरी अपनी रिसर्च का एक कॉपी मैजिकल क्रिएचर्स पर बोनस के रूप में दे देता है और आर्क को ये बहुत ही पसंद आता है। वो अरियान से इंसिस्ट करता है कि वो इंसानों को एक्सेप्ट करे और अरियान इसके लिए मान जाती है। कैरी खुश होकर उनका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि वो सुबह सुबह टाउन के गेट पर मिले। उसके बाद आर्क अपनी दौलत दिखाता है और एक रूम के लिए ज्यादा पैसे दे देता है और इनकीपर उसे एक कॉम्प्लीमेंट्री हाई क्वालिटी का अल्कोहल का बैरल उसके रूम में भेज देता है। जैसे ही अरियान ह्यूमंस और एल्फ्स के बारे में को एग्जिस्टेंस के बारे में सोचती है, आर्क बैरल को खोलता है और उसे एक गिलास पोर करके पूछता है कि क्या उसे पीने की इजाजत है। अरियान कॉम्पिटेटिव मोड में चली जाती है और एक साथ गिलास खत्म कर देती है। वो इतना टेस्टी लगता है कि उसके कान भी हिलने लगते हैं बिना उसके नोटिस किए। आर्क भी एक सिप लेता है और उसे पता चलता है कि ये सिर्फ ना बहुत ही टेस्टी है बल्कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी है। ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि अरियान सिर्फ 2 गिलास पीने पर ही बेचैन हो जाती है और आर्क पर जंप कर देती है। उसे मिक्स सिग्नल देकर ही कि वो क्या करना चाहती है। आर्क थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, वो उसे चाहती है या फिर बस ड्रिंक चाहती है और क्लियर जवाब देने की बजाय उसके सर को जोर से हिलाती है और उसे रात भर नीचे धकेलती है। अगले दिन वो अपने ट्रेटेड रूम में हैंगओवर के साथ उठती है और जब वो आर्क को बिना आर्मर के जमीन पर देखती है तो उसे बस एक स्केलेटन समझकर ब्लास्ट कर देती है, जबकि आर्क समझाने की कोशिश कर रहा होता है। सब कुछ भूलकर वो इनकीपर के काउंटर पर जाती है जहाँ पर वो टीज करता है कि वो उनकी रूम से रात भर आवाजें सुन रहा था। अरियान ऑलरेडी बहुत ही एम्बेरेस्ड हो गई होती है, लेकिन जब वो कैरी के पास जाती है और उसे इंतजार करने के लिए माफी मांगती है तो वो कहता है कि उसे सब कुछ समझ में आ गया है। उन्होंने सुबह देर से उठने की वजह से इंटेंस रात का सामना किया। फिर वो कैरी और उसकी ह्यूमन फ्रेंड के साथ मोस्टर को ढूंढने निकलते हैं और अरियान को हैंगओवर और मोशन सिकनेस का सामना करना पड़ता है, साथ ही गोब्लिन क्रॉप्स की आने वाली बदबू भी जो कि रिसर्चर्स लेकर आ रहा था। वो कहता है कि वो क्रॉप्स बैट के रूप में उसे यूज कर रहा था ताकि सैंड वर्म्स को लूर कर सके, जिससे कि वो स्टडी करना चाहता था। कैरी का ह्यूमन फ्रेंड अरियान को स्पेशलिटी देता है जो कि हैंगओवर के लिए बहुत ही मददगार है और अगरचे वो भी ह्यूमंस के साथ कंफर्टेबल नहीं है, फिर भी उसे लगता है कि ये सच में मदद करता है। आर्क कैरी के साथ बात करता है और उसे सैंडवर्म्स के बारे में और ज्यादा जानकारी लेता है जिसे उसने पकड़ना है। ये एक साथ 7 से 8 फुट लंबा क्रिएचर था जो कि रात को निकलता है और ज्यादातर मरे हुए क्रिएचर्स पर डिपेंड रहता है। ये आग से कमजोर था और कैरी उससे कहता है कि वो लोग आग का इस्तेमाल ना करें क्योंकि उसे स्पेस में जिंदा चाहिए था। फिर वो ये भी बताता है कि सैंडवर्म्स को अभी रिसेंटली वेम्स के फ्लोक की तरफ जाते हुए देखा गया है और जैसे ही वो दोनों मर्द मोस्टर के बारे में बात कर रहे होते हैं, अरियान पीछे मुड़कर देखती है और देखती है कि गोब्लिन्स वाली काट वापस चली गई है और दूसरा व्यक्ति कहीं पर नजर नहीं आ रहा है। जैसे ही वो आर्क को चेतावनी देती है,
है। एक बड़ा सा सैंडवर्म जमीन से निकलकर आसमान में जाता है जो कि लगभग 70 फीट लंबा होता है। कैरी कहता है कि शायद से उसने जीरो डालना भूल गया, लेकिन उसे भी शौक लगता है जब वो जायंट वर्म को देखता है और वो कहता है कि सबसे बड़ा स्पेसमैन है जो कि कभी देखा गया था। कैरी का ह्यूमन फ्रेंड जमीन पर लेटे हुए और उसका वैगन भी टूट गया है और सैंडवर्म्स उसे देखकर उस पर अटैक करने जाता है। अरियान तुरंत मदद के लिए दौड़ती है और मॉन्स्टर पर फायर ब्लास्ट कर देती है। हालांकि आग उसकी कमजोरी थी, लेकिन वो अटैक सैंडवर्म्स पर कुछ खास असर नहीं डालता और उस पर हमला करने लगता है। लगभग उसे मार ही डालता है, लेकिन आर्क उसे बचाता है और सिर्फ एक हाथ से जायंट सैंडवर्म्स को पकड़ लेता है। वो अरियान को कहता है कि बाकी का काम उस पर छोड़ दे और वो वर्म्स के साथ कुश्ती करना स्टार्ट कर देता है। फिर अपनी शक्ति से उसे रेत के नीचे खींचकर साइड में पटक देता है। सैंडवर्म मर जाता है और तभी आर्क को ये भी पता चलता है कि इसके पास वो अजीब सा रिंग भी था। पूरा ग्रुप मॉन्स्टर को टाउन में वापस ले जाता है और कैरी उन्हें रात का रिवॉर्ड के रूप में मैप और बुक देता है। अपनी यात्रा पर निकलने से पहले अरियान कैरी से पूछती कि वो ह्यूमंस के साथ क्यों रहता है और वो जवाब देता है कि उसे ह्यूमंस पसंद है। शुरुआत में जब वो एक एल्फ गांव में रहता था उसका मन ह्यूमंस के लिए बहुत ही नेगेटिव था, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें बेहतर समझा उसे लगा कि वो सब बुरे नहीं होते और एक शांति भरी भविष्य बनाया जा सकता है जहाँ पर दोनों रेसेस दोस्ती कर सकते हैं। और उसके आसपास ये अच्छी खबर थी कि एक ह्यूमन नोबल और एक एल्फ लड़की ने एक दूसरे से प्यार किया और शादी कर ली। अरियान इस पर विश्वास नहीं करती और आर्क से पूछती कि उसका क्या सोचना है। आर्क जवाब देते कि ह्यूमंस और एल्फ्स के बीच में अलग अलग तरह के लोग होते हैं। हो सकता है कि हर कोई एक साथ ना जी सके, लेकिन कुछ लोग अच्छे से दोस्त बन सकते हैं। और टाउन पहुंचने के बाद जहाँ पर किडनैपर एल्फ्स को रोकने के लिए कहा गया था, उन्हें ये पता चलता है कि एक मिलिट्री टाउन है जहाँ पर हर जगह बहुत ही टाइट सिक्योरिटी है। उन्हें लगता है कि यहाँ धीरे धीरे और ध्यान से चलना पड़ेगा और ज्यादा इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए अपना रास्ता अलग कर लेते हैं। आर्क को रात को नियर बाई फॉरेस्ट से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है और रिसेंटली कई लोग सिटी से गायब हो चुके होते हैं, लेकिन कोई भी एल्फ्स के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। वो अरियान के पास लौटने का सोचता है, लेकिन फिर एक औरत की चीख सुनाई देती है जो कुछ मर्दों के हाथ से किडनैप हो रही होती है। जैसे ही उनमें से एक उसे खींच कर लेकर जाने की कोशिश करता है, आर्क उसके पीछे आ जाता है और उसके हाथ को ट्विस्ट कर देता है। दूसरे टक्स उस पर हमला करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन अपनी उंगलियों के एक झटका देकर वो उन्हें बेहोश कर देता है। लड़की बहुत शुक्रिया कहकर उसे गले लगा लेती है और तभी अरियान आती है और देखती कि आर्क के साथ एक अजीब सी लड़की हगिंग कर रही होती है। उसे ये देखकर बहुत ही शौक और जेलसी होती है, लेकिन आर्क उसे बताता है कि उसने लड़की को मुश्किल में देखा और मदद के लिए आ गया। अरियान उससे गुस्से से कहकर लड़की को घर जाने को बोलती है। वो अभी भी लड़की से जलन महसूस कर रही होती है और थोड़ा सा ठंडा बर्ताव करती है। अरियान आर्क को बताती है कि उसने कुछ जरूरी मालूमात जाना है और फिर उसे एक और क्लिप पर लेकर जाती है जहाँ से एक और फोर्ट नजर आता है। उसके सोर्सेस ने बताया है कि एल्फ्स को 4 महीने पहले वहाँ पर लाया गया था। आर्क कहता है कि 4 महीने में बहुत ही कुछ हो सकता है, लेकिन अरियान अभी भी उम्मीद में रहती है कि कोई जिंदा मिल सकता है। दोनों फोर्ट के नजदीक जाते हैं और उसे धीरे धीरे देखते हैं। वो फोर्ट अजीब तरीके से खाली और शांत मिलता है। अरियान को एक छुपा हुआ दरवाजा मिलता है जो कि नीचे जाने वाली स्टेयर्स को छुपाता है और वो जगह जंगली जानवरों के बू से भरी होती है। पोंटा को डिस्ट्रैक्शन बनाकर गेट के गार्ड को बाहर निकालने के बाद अरियान उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो स्लाइडिंग डोर खुल नहीं पाता। वहाँ काफी जेल सेल्स है, लेकिन वो खाली है, सिर्फ हड्डी और बहुत ही बदबू। फिर वो अगला गेट खोलते हैं और खुद को एक बहुत ही बड़े अंडरग्राउंड केव में पाते हैं जो कई पिलर के सपोर्ट से किया गया होता है। एक ओवर कॉन्फिडेंट और आर्गुमेंट मॉन्स्टर टैमर जिसका नाम एबी है, ये जगह चलाता है और डिस्टर्बेंस महसूस करके बाहर आता है। और जैसे ही वो अरियान को देखते हैं वो अपना हक जमाता है और कहता है कि अब अरियान उसकी ओर बोला जाता है कि वो आर्क को मार डाले। आर्क बहुत ही हैरान हो जाता है जब अरियान सच में उसके कहने पर उस पर हमला कर देती है और रुकती नहीं है, चाहे वो बस उसे समझाने की कोशिश करता हो। आर्क एबी से पूछते कि उसने अपने दोस्त के साथ क्या किया और जब वो बात कर रहा होता है तब लड़की जो कि एल्फ है आर्क को उठाकर उसे नीचे गिरा देती है अपने फेवरेट WWE मूव के साथ। आर्क को समझ में आता है कि कोई बिविष्ट कर्स नहीं है और वो अरियान पर एंटी कर्स स्पेल चलाता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है और अरियान उसे मारना बंद नहीं करती। अरियान का दिमाग हाईजैक हो चुका होता है और अपनी बहन को समझाने के लिए आती जो उसे कह रही होती है कि तुम बहुत ही कमजोर हो, तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी होगी। और उससे कहती है कि तुम्हें सपने में लड़ना होगा और अरियान रियल लाइफ में आर्क के साथ लड़ती है। आर्क उसे कर्स करने की कोशिश करता है, लेकिन अरियान बिना रुके उस पर अटैक करती रहती है। आर्क समझ जाता है कि उसका स्पेल कास्ट नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ छुप कर दोबारा से कास्ट हो रहा होता है। अरियान पर जो माइंड कंट्रोल स्पेल था वो लगते ही काम कर गया। आर्क को यकीन हो जाता है कि ये मॉन्स्टर टैमर खुद ये सब नहीं कर पा रहा है। और जब एल्फ लड़की उसे मारती है, आर्क उसके सर के नीचे से झमकती हुई आंखों का झटकता हुआ चेहरा देखता है। आर्क पोंटा को कहता है कि इसको हैंडल करे और पोंटा तुरंत उसके हुड में छुपकर एक MP निकाल देता है जो एक ऐसा मॉन्स्टर होता है जो कि पावरफुल इल्यूजन का यूज कर सकता था। पोंटा उस मॉन्स्टर को बाहर फेंकता है और आर्क उसे मार डालता है अपने फ्लेम स्पेल से और अरियान भी होश खो देती है। एबी आर्क की नॉलेज और क्विक थिंकिंग देखकर बहुत ही इंप्रेस हो जाता है और अपना परिचय देता है। वो कहता है कि वो मॉन्स्टर टैमर क्लेन से और उनमें सबसे स्किल्ड है। उसने अपना गांव को छोड़ दिया था ताकि दुनिया में अपना नाम बना सके और किसी भी मॉन्स्टर को टैम कर सके। आर्क को उसके क्लेम में कोई शक नहीं होता जब उसने एबी के हाथ में रिंग्स देखे और समझ गया होता है कि ये वही जिला की वुल्स, जायंट सैंड और वर्म्स का जिम्मेदार था। एबी लड़ाई के लिए तैयार हो गया होता है और अपने गार्ड्स को बुलाता है, एक बड़ा सफेद चीता, और कहता है कि आर्क को उसका डिनर बना देगा।
करेगा, लेकिन वो पहले अरियान को एक शांति भरे कोने में रखकर लड़ाई शुरू करने से पहले आर्क से सवाल करता है। आर्क उससे पूछता है कि जो एल्व्स 4 महीने पहले किडनैप करके यहाँ पर लाए गए थे उनका क्या हुआ। एफबीआई हंसते हुए कहता है कि उनमें से तो ज्यादातर को अंपायर के एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज किया गया और जो बच गए थे उन्हें उसने अपने बीस्ट को खिला दिया था जब उसे उसके साथ काफी मजा आ गया था। जब वो उनका मजाक उड़ा रहा होता है आर्क को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक ही स्लैश में जायंट टाइगर को मार डालता है। वो एफबीआई को गाली देकर कहता है कि वो अपनी छोटी सी जर्नी में उसने हर तरह के विलेंस को देखे और उनकी बुराई देखकर भी शांत रहा, लेकिन मोस्टर टेमर बहुत ही बुरा था और उसकी हरकतों ने आर्क को इतना गुस्सा दिला दिया था कि वो सोचने की शिकायत खो चुका था। एफबीआई उसे टॉन्ट करता है और कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा आर्गुमेंट है और उसे मारने के लिए और भी मोस्टर्स को मारना पड़ेगा। एफबीआई अपने बाकी पेट्स को वेब से बुलाता है और उनमें हर तरह के मोस्टर्स शामिल होते हैं जो आर्क ने पहले नहीं देखे थे। वो मोस्टर आर्क पर हमला करते हैं, लेकिन आर्क उन्हें एक के बाद एक मारता जाता है जैसे वो फ्रूट निंजा खेल रहा हो। एफबीआई रियल लाइफ में अपने मोस्टर को आर्क पर हर तरफ से हमला करने का हुक्म देता है और आर्क उनको एक एक करके मार डालता है, लेकिन वो अरियान की सुरक्षा पर ध्यान देना भूल जाता है और एफबीआई उसे जायंट ओर की तरफ पॉइंट करता है जो अरियान पर हमला करने वाला होता है। तो आर्क का ध्यान तुरंत अरियान पर चला जाता है, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही निंजा गिरी चियो सीन पर पहुंचती है और मोस्टर को पानी की प्रिजन में ट्रैप कर लेती है। एफबीआई को लगता है कि चाहे नेट्स के पास बैकअप हो कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसके पास और भी मोस्टर्स हैं, लेकिन चियो कहती है कि अब उसके पास कोई भी मोस्टर्स नहीं है क्योंकि उन सभी को गोमैन और बाकी सभी निंजास ने हैंडल कर लिया। आर्क उससे पूछते है कि वो यहाँ पर कैसे आ गए, तो वो कहती है कि उसने अरियान को ये सब बताया था जो उसने आर्क को जेलसी की वजह से नहीं बताया था। उनकी बातचीत बहुत ही जल्दी इंटरप्ट हो जाती है एक जबरदस्त भूकंप के साथ और एफबीआई हंसकर कहता है कि उसका ट्रम्प कार्ड उठ गया क्योंकि उसका डिनर लेट हो गया था। वो आर्क को कहता है कि अब अपना मास्टरपीस दिखाएगा और उन्हें जल्द ही खत्म कर देगा। वो वहाँ से भाग जाता है और आर्क उसे पकड़ना चाहता है, लेकिन गिरते हुए पत्थर उसका रास्ता रोक लेते। चियो उससे कहती है कि पहले अरियान को सुरक्षित जगह पर लेकर जाना चाहिए। आर्क टेलीपोर्ट्स करके बाहर निकलता और हवा में उड़ते हुए देख सकता है कि महल का हिस्सा टूटा हुआ है। धुंध और बादलों से उसे एक जबरदस्त मोस्टर्स निकलते हुए दिखाई देता है। वो था हाइड्रा, सबसे ज्यादा शक्तिशाली टाइप का मोस्टर जो कि पानी के एलिमेंट पर मास्टर और एक सुपर पावरफुल रीजनरेशन एबिलिटी रखता है। आर्क को जब तक वो क्लिप पर नहीं होता तब तक वो कंफर्टेबल नहीं होता, इसलिए वो एक क्लिप पर पहुंच जाता है और वो देखते है कि हाइड्रा के पीछे घोड़े, एक हार एक सर के लिए। चियो कहती है कि हाइड्रा को नेशन डिस्ट्रॉइंग मोस्टर के नाम से जाना जाता है और वो यकीन नहीं कर सकती कि सिर्फ इंसान इसे कंट्रोल कर सकता है। वो सजेस्ट करती है कि उन्हें पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन हाइड्रा उन्हें देख लेता है और एक हाइड्रोब्लास्ट अटैक करता है जो कि उनको क्लिप से पूरा तोड़ देता है। एफबीआई इसे देखकर खुशी से हंस पड़ता है और वो सोचता है कि उसके दुश्मन अब मर चुके हैं और वो एक मिनियक की तरह हंस पड़ता है। ये उसकी असली ताकत है। वो अपने लोगों के एल्डर्स को दिखाना चाहता है जो कि उसे कह चुके होते हैं कि उतना स्ट्रॉन्ग और डिसिप्लिन नहीं है और उसके टैलेंट को नहीं समझ पा रहे होते। कोई भी स्टार वॉर्स देखता है तो जानता है कि अपने प्राउड जीनियस को ये कहना बहुत ही बुरा लगता है। एफबीआई ने अपना क्लैन छोड़ दिया और होली इंपीरियर की एम्पेरियर से मिलने गया जहाँ उसे उसके पड़ोसी किंगडम को बर्बाद करने का काम दिया गया था। अब हाइड्रा की ताकत के साथ वो सोचता है कि अब वो अंजाम तक पहुंचने में इनविंसिबल हो गया है और वो उस जायंट मोस्टर को आगे भेजता है ताकि वो लोगों पर हमला करे। आर्क और उसके ग्रुप के लोग पत्थरों के नीचे दब जाते हैं, लेकिन आर्क के शील्ड की वजह से वो लोग जिंदा बच जाते हैं और वो पत्थर उठा देता है, लेकिन फिर देखकर घबरा जाता है कि अरियान कहीं पर नजर नहीं आती। वो पैनिक करके इधर उधर देखता है और फिर पलट कर देखता है कि अरियान अब अपने डार्क मोड में आ गई है। वो एक डार्क ऑरा से घिरी हुई है और वो गुस्से में कह रही होती है कि जब मोस्टर टेमर उसे कंट्रोल कर रहा था वो तो बेहोश हो गई थी, इसलिए उसने सब कुछ सुना था जो उसके बारे में कह रहा था और अब वो उसे ढूंढकर उसे दर्द पहुंचाना चाहती है। आर्क उससे कहता है कि हाइड्रा के साथ एफबीआई का ट्रेड इतना बुरा हो गया है कि उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। दोनों सोच रहे होते हैं कि एफबीआई को लगता है कि वो मर चुकी, इसलिए वो उनके लिए परफेक्ट मोमेंट है जब वो सरप्राइज अटैक के साथ उसे मार सकते हैं। जैसे वो एफबीआई को ढूंढने के लिए निकलते हैं, आर्क रुक कर कहता है कि उन्हें पहले हाइड्रा के बारे में कुछ करना होगा। चियो आर्क से कहती है कि अब उनके पास ज्यादा कुछ ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये एक ऐसा मोमेंट है जो पूरे देश को बर्बाद कर सकता है। इसे प्राकृतिक ताकत के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन आर्क इस बात से सहमत नहीं होता है। वो कहते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं से निकलने के लिए हाइड्रा को मारना मुमकिन है और जब निंजा लड़की उससे पूछती क्या वो मजाक कर रहा है तो अरियान उससे कहती है कि वो मोस्टर का सामना करें जबकि वो उनके टैमर को हैंडल करेंगे। अरियान और चियो दोनों मोस्टर टैमर की तरफ दौड़ती है और उसे सरप्राइज देने के लिए एक फायरबॉल अटैक देती है जो कि वही मुश्किल से डोज कर पाता है। अरियान कहती है कि वो यहाँ पर उसे मारने के लिए आई है, उन एल्फ्स के लिए जिन्होंने उसे टॉर्चर किया था। टैमर हंसी उड़ाते हुए कहते हैं कि वो उससे काफी बेकार है और उसे जीतने का सोच भी नहीं सकती। एफबीआई कहता है कि उसके पास हाइड्रा है, लेकिन एल्फ लड़की उससे कहती है हाँ हाइड्रा तो स्ट्रॉन्ग है पर तुम खुद बहुत ही कमजोर हो और तुम हाइड्रा का इतना बड़ा शो सिर्फ अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए कर रहे हो। उसकी बात सुनकर एफबीआई के चेहरे का रंग उड़ जाता है क्योंकि यही बातें उसके गांव के बूढ़े लोगों ने भी उससे कही थी। गुस्से में आकर वो चिल्लाता है कि मैं सबको मार दूंगा और सबको अपनी पावर दिखाऊंगा, लेकिन उसके डायलॉग के बीच ही अरियान उस पर अटैक कर देती है बिना उसके बोरिंग लेक्चर सुने। एफबीआई तुरंत अपना वेप यूज करता है और उसके अटैक को ब्लॉक करता है। फिर वो दोबारा से आईएमएस का यूज करके अरियान को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन अरियान उसके सारे टेंटिकल जैसे स्ट्रिंग्स को काट देती है और कहती है कि मैं पहले वाली बेवकूफ नहीं हूँ जो कि दोबारा से उसके ट्रिक में फंस जाऊंगी। एफबीआई अब पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड हो चुका होता है। वो हाइड्रा को कमांड देता है हेल्प
हेल्प करने के लिए। तभी शोम अचानक से उसके पीछे आकर छुरियां फेंकती है और उसकी बैक पर अटैक कर देती है। उसका टैटू कट जाता है और उसकी पावर्स फेल हो जाती है। शोम कहती है कि मुझे पहले ही लग रहा था कि तुम मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करने के लिए इन कॉम्प्लेक्स कर्स्ड मिक्सेस का यूज कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हुआ तो ये फेल हो जाती है। अब एफबीआई के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा होता है। वो पागल की तरह हंसने लगता है और चिल्लाता है, जो कुछ भी अब हाइड्रा करेगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। चिम थोड़ा टेंशन में होती है, लेकिन अरियान उससे कहती है जब तक आर्क जिंदा है वो किसी को नहीं मरने देगा। फिर अरलान अपनी सोर्स से फायर चार्ज करती है और सीधा एफबीआई के पास बढ़ने लगती है। एफबीआई उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अरलान के फ्लेम उसका विप जलाकर राख कर देते हैं। वो घबरा कर माफी मांगता है, कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने एल्फ को हर्ट किया। लेकिन अरियान ठंडे लहजे में कहती है, माफी मुझसे नहीं, उन लोगों को देना जिनको तुमने मार दिया जब उनसे तुम मिलो। इतना कहकर वो सबसे पावरफुल स्पेल का यूज करती है और एफबीआई को नीला ज्वाला जलाकर राख में छोड़ देती है। दूसरी तरफ जंगल में हाइड्रा ट्रीज के घास की तरफ कुचलता हुआ सिटी की तरफ बढ़ता जा रहा होता है। वो अपने हेड्स को उठाकर सिटी पर हाइड्रोब्लास्ट करने वाला होता है कि तभी आर्क उसके सामने आ जाता है और अपने वाई एंड स्लैश स्किल का यूज करता है, लेकिन हाइड्रा पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता और अब सारे हेड्स आर्क की तरफ घूम जाते हैं। हाइड्रा उसे काटने की कोशिश करता है पर आर्क उसके सारे अटैक को डोज कर लेता है। फिर उस शेड ब्लेस का यूज करके हाइड्रा को बैलेंस से हिला देता है। हाइड्रा के हेड्स पीछे झुक जाते हैं तो आर्क हवा में टेलीपोर्ट करता है और एक पावरफुल WWE मूव के साथ नेक पर अटैक कर देता है, लेकिन हाइड्रा को उससे कुछ ज्यादा नहीं होता है। अब हाइड्रा 3 हेड से हाइड्रोब्लास्ट करके चार्ज करता है। आर्क डायमेंशनल वॉक का यूज करके उसके ब्लास्ट से बच जाता है, पर एक हेड उसे काट देता है और बाकी के 3 हेड से फिर से चार्ज करता है। ये देखकर आर्क को लगता है कि हाइड्रा उसकी मौत कंफर्म करना चाहता है, लेकिन उसकी शील्ड उसे बचा लेती है। हाइड्रा का एक हेड उड़ जाता है। आर्क नीचे लैंड करता है और अपनी सबसे पावरफुल स्किल जजमेंट का यूज करता है। आसमान से एक जायंट लाइटनिंग उसके शॉट पर गिरता है और हाइड्रा के 3 और हैंड्स को काट देता है। अब सिर्फ एक ही हेड बचा होता है, लेकिन मॉन्स्टर तुरंत रीजनरेट करना स्टार्ट कर देता है। एक अजीब बबलगम जैसे फॉर्म से उसकी हेड वापस आ जाती है। आर्क सोचता है ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था, आफ्टर ऑल ये तो एक मिथिकल बीस्ट है। फिर वो दोबारा डिस्टेंस लेने के लिए क्लिप पे टेलीपोर्ट कर लेता है और डिसाइड करता है कि वो अपनी ग्रैंड मैजिक का यूज करेगा, जिसका यूज उसने आज तक कभी नहीं किया। ये मैजिक जितना पावरफुल और एग्जॉस्टिंग था, आर्क इसे सिर्फ कुछ समय के लिए यूज कर सकता था, लेकिन उतना समय भी हाइड्रा को हराने के लिए काफी होता है। आर्क एक बड़ा सा मैजिक सर्कल बनाता है और अपनी सारी पावर को जोड़कर एक रखवाले को बुलाता है, इंटरनल डीमन फ्लीट। जैसे ही वो आकार राक्षस समन करता है, हाइड्रा जो अब तक की पूरी तरीके से हिल हो चुका था, खुद के सामने अपने साइज के एक और मॉन्स्टर को देखकर हिल ही जाता है। दोनों जायंट मॉन्स्टर एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं। इफिट अपने बड़े हाथों से हाइड्रा के हेड्स को पकड़कर कुचल देता है और जब हाइड्रा हाइड्रोब्लास्ट करने की कोशिश करता है तो उसका मुंह ही तोड़ देता है। इफिट पंचेस और बाइट्स का यूज करता है और जैसे ही हाइड्रा को समझ में आता है कि एफबीआई के कंट्रोल से आजाद होने के बाद भी वो इस राक्षस के सामने कुछ भी नहीं है, तो वो भागने लगता है। लेकिन आर्क आसमान से उसके ऊपर गिरता और उसका मुंह पकड़ता है और अपनी पूरी ताकत से उसे घुमाता है और आसमान में उछाल देता है। फिर आर्क इफिट को कमांड देता है, यूज योर अल्टीमेट स्किल फ्लेम हिलियन। अगले सेकंड एक आग का इतना बड़ा पिलर आसमान को छू जाता है, जिसका उजला दुनिया के आधे हिस्से तक दिखाई देता है और हाइड्रा जैसा कि था वैसे ही जलकर खत्म हो जाता है। अरियान और चिम जायंट मॉन्स्टर की फाइट को देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है और जब सूरज उगता है आर्क उनके पास लौट आता है और कहता है कि अच्छा वो तुम दोनों सेफ हो। चिम पूछती वो फायर डीमन क्या था और आर्क मुस्कुराकर कहता है वो एक और डायमेंशनल का क्रिएचर था, 5 मिनट में वापस चला जाएगा। तभी अरियान के पास एक और वॉइस मेल आता है, डंका का मैसेज होता है और उसके अंदर एक हैरान कर देने वाली खुशी की खबर होती है। रोडेंट किंगडम की प्रिंसेस अरियान ने एल्फ के एक लीडर से मुलाकात की और कहा कि उनके किंगडम ने प्रिंस ट्रीटी को तोड़ने और एल्फ को किडनैप करने की जिम्मेदारी ली है। वो एल्फ को ढूंढने में मदद करेगी, लेकिन उसने एक और बात कही। उसने बताया कि 2 बड़े भाई जिन लोगों ने उस पर असासिनेट का ट्राई किया था, उन्हें सपोर्ट मिल रहा है ईस्टर्न और वेस्टर्न एम्पायर से, दोनों रिसिस्ट देश, और अगर उनमें से कोई भी किंग बना तो ह्यूमंस और एल्फ के रिलेशंस और भी बिगड़ जाएंगे। इसलिए प्रिंसेस अरियाना खुद क्वीन बनना चाहती है। उसने एल्फ लीडर से कहा कि अगर उसके क्लेम को सपोर्ट करे तो होली एम्पायर की इन्वेजन के टाइम एल्फ के साथ लड़ेगी। एल्डर ने खुशी से इस डील को मान ली और प्रिंसेस ने कहा आओ मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाए जहाँ पर ह्यूमंस और एल्फ शांति से रह पाए। इतनी बड़ी पॉजिटिव खबर सुनने के बाद अरियान के चेहरे पर एक भी मुस्कान नहीं होती है। वो अंदर ही अंदर क्राइसिस में चली जाती है, क्योंकि उसकी जिंदगी का एक ही गोल था, एल्फ को ह्यूमन से छुड़ाना। और अब जब ह्यूमंस खुद ही उन्हें ढूंढने वाले तो वो शौक में होती है कि ह्यूमंस सच में इतने बुरे हो सकते हैं। उसे कर्ल की बात याद आती है। आर्क कहता है शायद से वो वक्त दूर नहीं है जब ह्यूमंस और एल्फ्स एक साथ जी सके। अरियान थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती है जब से तुमसे मिली हूँ ऐसा लगता है कि दुनिया तुम्हारे आसपास बदल रही है। आर्क सिर्फ हंसता है और कहता है जब ये बड़ा मिशन खत्म हो गया तो अब मैं अपनी शांति भरी जिंदगी जी रहा हूँ। लेकिन दोनों लड़कियां उसकी बात पर हंस पड़ती है, तुम शांति वाली लाइफ है। मजाक में आर्क अपना हेलमेट उतार देता है और बेचारी चिंप जो कि बिल्कुल रेडी नहीं थी, डर के मारे एक ट्री के पीछे छिप जाती है। अरियान उसे समझाती कर्ज की वजह से आर्क की वजह ऐसी हो गई है। फिर वो आर्क से कहती चलो मेरे घर थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर हम लॉर्ड्स ग्राउंड जाएंगे जहाँ तुम अपना कर्ज तोड़ सकते हो। आर्क सोचता है हाँ शायद से अब टाइम आ गया है और इसी तरह एक शांत लाइफ जीने निकला आर्क। लेकिन अब अपने दोस्तों के साथ एक नया एडवेंचर जी रहा है। उसे अभी तक ये नहीं पता है कि वो इस दुनिया में किस लिए आया था, लेकिन अब उसे फर्क नहीं पड़ता जब तक उसे अपनी स्केलेटन लाइफ जीने का मजा मिल रहा है। इसी के
साथ ये एनिमे यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।